कि तलवार संप्रदाय की 7 करोड़ स्वर्ग पूज्य रैंक वाली सेना में हर दिन लगातार सैनिक लघु महान क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे थे। विकास की इस रफ्तार को देखते हुए तलवार संप्रदाय कुछ ही सालों में 5 प्रमुख संप्रदायों को पीछे छोड़ देगा और 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर खड़ा हो जाएगा। 1 लाख सैनिकों वाले 8वें दर्जे के मध्यम श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण करने के बाद आचार्य केशव और अन्य हथियार निर्माता अपनी कार्यशाला में लौट आए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़ी संख्या में इन कवचों को बनाना शुरू कर दिया। जहां तक और भी उन्नत 8वें दर्जे के उच्च श्रेणी वाले युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने की बात थी, आचार्य केशव को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उनकी गणना के अनुसार 8वें दर्जे के उच्च श्रेणी वाले युद्ध व्यूह कवच के मुख्य नियंत्रण केंद्र को इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के प्रवाह को झेलने के लिए कम से कम अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार के स्तर तक पहुंचना होगा। उनकी हथियार निर्माण कार्यशाला की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिव्य पवन महल की एल्डर ज्वाला, जो इस समय उच्च श्रेणी के जादुई हथियार बनाने में उनकी मदद कर रही थी, उनके पास अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार को बनाने के लिए आवश्यक साधना स्तर नहीं था। एल्डर ज्वाला की वर्तमान साधना केवल आरोहण लोक के शिखर पर थी। अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार बनाने के लिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक एल्डर ज्वाला अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश न कर लें। अगर आचार्य केशव की अपनी साधना आरोहण लोक के शिखर तक पहुंच जाती तो वे न केवल अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार बना सकते थे, बल्कि शायद एक सच्चा जन्मजात जादुई हथियार भी बना सकते थे। हालांकि एल्डर ज्वाला का हथियार बनाने का कौशल आचार्य केशव से बहुत कम था। वह केवल उच्च स्तरीय जादुई हथियार बनाने में उनकी सहायता कर रही थी, जिसके लिए भी उनसे उच्च स्तर की साधना की मांग की जाती थी। उच्च स्तरीय जादुई हथियार बनाने के लिए लपटों पर अत्यधिक सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक सहायक के रूप में एल्डर ज्वाला शायद लपटों को नियंत्रित करने के लिए उतनी तेजी से प्रतिक्रिया न कर पाए। इसलिए एल्डर ज्वाला के वर्तमान साधना स्तर के लिए अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार बनाना काफी कठिन था। जहां तक दिव्य पवन महल के अन्य एल्डर्स से मदद लेने की बात थी, जिनके पास उच्च साधना स्तर था, तो परिणाम शायद एल्डर ज्वाला जितने अच्छे न होते। उनके सहायक के रूप में इतने सारे उच्च स्तरीय जादुई हथियार बनाने के बाद एल्डर ज्वाला के पास पहले से ही हथियार बनाने का काफी कौशल था और आचार्य केशव के साथ उनका तालमेल बहुत ही बेहतरीन था। यदि दिव्य पवन महल के अन्य एल्डर्स मदद करते तो उनके हथियार बनाने के कौशल के अलावा उनका समन्वय निश्चित रूप से एल्डर ज्वाला जितना सहज नहीं होता। इसलिए आचार्य केशव ने 8वें दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने से पहले एल्डर ज्वाला के अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का इंतजार करना उचित समझा। वैसे भी एल्डर ज्वाला की वर्तमान युद्ध उपलब्धियां बहुत सारे साधना संसाधनों के बदले में काफी थीं और उन्हें अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें केवल 1 या 2 साल और लगेंगे और एल्डर ज्वाला का अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना निश्चित था। जहां तक अगले 1 या 2 साल की बात थी, उनकी हथियार निर्माण कार्यशाला 1 लाख लोगों का समर्थन करने में सक्षम युद्ध व्यूह कवच के जत्थे का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा हथियार निर्माताओं की निरंतर भर्ती के साथ कार्यशाला का पैमाना आश्चर्यजनक रूप से 30 लाख हथियार निर्माताओं तक पहुंच गया था। हाल के वर्षों में उन्होंने उच्च श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने में बहुत अधिक प्रयास किया था, जिससे कार्यशाला में हथियार निर्माताओं के प्रबंधन और प्रशिक्षण की उपेक्षा हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में हथियार निर्माता होने के कारण उन्हें अपने दम पर सीखने और बढ़ने देना एक बर्बादी होगी और यह उन हथियार निर्माताओं के प्रति भी कुछ हद तक गैर जिम्मेदाराना होगा जो अपनी विशेषज्ञता की तलाश में आए थे। इसलिए आचार्य केशव ने कार्यशाला में नए शामिल हुए हथियार निर्माताओं को प्रशिक्षित करने में अधिक समय बिताने का फैसला किया। कुल्हाड़ी की धार तेज करने से काम में देरी नहीं होती। यदि इतनी बड़ी संख्या में हथियार निर्माताओं को स्वतंत्र रूप से युद्ध व्यूह कवच बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता तो उनकी कार्यशाला की ऐसे कवच बनाने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्तर तक पहुंच जाती। तलवार संप्रदाय की सेना के विशाल आकार को देखते हुए एक बार जब सभी सैनिक लघु महान क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे तो मध्यम श्रेणी के 8वें दर्जे के युद्ध व्यूह कवच की आवश्यक संख्या भी बहुत अधिक होगी। पर्याप्त हथियार निर्माताओं के बिना इतनी बड़ी मात्रा में युद्ध व्यूह कवच बनाना बेहद समय लेने वाला होगा। इसलिए आचार्य केशव ने युद्ध व्यूह कवच बनाने के लिए इन नए शामिल हुए हथियार निर्माताओं के प्रशिक्षण को अपनी कार्यसूची में शामिल कर लिया। प्राचीन महाद्वीप में एक नदी की धारा के बीच विराट उस धारा के बीच पालथी मारकर बैठा था। वह कई महीनों से कठोर तपस्या कर रहा था। उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर एक और स्तर पार कर गया और लघु पूर्णता के 9वें स्तर तक पहुंच गया। सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद विराट की शारीरिक रक्षा में एक बार फिर सुधार हुआ। उसकी शारीरिक शक्ति 9वें दर्जे के उच्च श्रेणी के जादुई हथियार के बराबर हो गई। इस सफलता को प्राप्त करने के बाद विराट ने धारा में साधना जारी नहीं रखी। कई सफलताओं के बाद सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना की गति आखिरकार धीमी हो गई थी। अब से साधना केवल एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी जो अतीत की तरह तेजी से प्रगति की अनुमति नहीं देगी। विराट ने प्राचीन महाद्वीप छोड़ दिया और अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर लौट आया। वहां उसने दूसरी मंजिल पर रोशन सितारों से प्राप्त ताबीज व्यूह विरासत को समझना और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ प्रयोगों के बाद विराट ने महाअस्थि मज्जा शुद्धि ताबीज के सबसे बुनियादी स्तर को परिष्कृत किया। महाअस्थि मज्जा शुद्धि ताबीज का यह बुनियादी स्तर आरोहण लोक के योद्धाओं की मार्शल आर्ट योग्यता को काफी बढ़ा सकता था। एक बार में 1000 से अधिक महाअस्थि मज्जा शुद्धि ताबीज बनाने के बाद विराट ने अन्य आध्यात्मिक ताबीजों को परिष्कृत करने के साथ प्रयोग करना जारी रखा। कई महीनों के शोधन के बाद विराट ने और भी उच्च स्तर का पलायन ताबीज बनाया। यह उच्च स्तरीय पलायन ताबीज पिछले वाले की तुलना में 10 गुना दूरी यानी खरबों मील की दूरी तुरंत तय कर सकता था। इतनी दूरी के साथ भले ही दिव्य विकास लोक के किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़े, कोई भी बाल बाल बच सकता था। मध्य महाद्वीप में 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार के पैतृक घर में ठाकुर परिवार की पैतृक भूमि के भीतर एक स्त्रैण हाव भाव वाले युवक ने अचानक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा छोड़ी। हा, मैं ठाकुर वीरेन आखिरकार अर्धचरण दिव्य विकास लोक में पहुंच गया हूं। स्त्रैण दिखने वाले इस युवक ने जमीन से उठते हुए पागलों की तरह और विजयी होकर हंसते हुए कहा। यह स्त्रैण दिखने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का युवा मालिक ठाकुर वीरेन था। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सूर्यवीर द्वारा अपमानित किए जाने के बाद जहां उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया था और उसे धूल चटा दी गई थी, ठाकुर वीरेन के मन में गहरी नाराजगी थी और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। भले ही वह सूर्यवीर से अपना बदला नहीं ले सकता था, लेकिन वह सूर्यवीर के बेटे विराट से बदला जरूर लेगा। इसलिए ठाकुर परिवार में लौटने के बाद वह प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिए ठाकुर परिवार की पैतृक भूमि में चला गया। कठिन प्रशिक्षण के बाद वह आखिरकार अर्धचरण दिव्य विकास लोक में पहुंच गया।
यह हासिल करने के बाद ठाकुर वीरेन पैतृक भूमि में नहीं रुका, बल्कि जल्दी से वहां से निकल गया। हालांकि पैतृक भूमि अवसरों से भरी थी और साधना के लिए बहुत फायदेमंद थी, लेकिन यह अच्छी जगह नहीं थी। वहां हर जगह खतरा मंडरा रहा था और आसपास का क्षेत्र भारी दबाव में था। वहां रहने का मतलब था लगातार पीड़ा सहना। ठाकुर वीरेन के एकांतवास से बाहर आने की खबर सुनकर ठाकुर विजय तुरंत उसे बधाई देने के लिए ठाकुर वीरेन के निवास पर पहुंच गया। हालांकि ठाकुर विजय पृथ्वी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाला मार्शल आर्ट का एक अद्भुत प्रतिभागी था, लेकिन ठाकुर परिवार के भीतर उसका दर्जा ठाकुर परिवार के युवा मालिक ठाकुर वीरेन की तुलना में काफी कम था। उसके जैसे ठाकुर परिवार के युवा सदस्यों के लिए प्रगति के लिए ठाकुर वीरेन की चापलूसी करना आवश्यक था, विशेष रूप से चूंकि उसके पिता ठाकुर गजराज ने ठाकुर परिवार के अर्धचरण दिव्य विकास लोक के मार्शल कलाकारों का नेतृत्व करते हुए सूर्यवीर को मारने के असफल प्रयास के बाद परिवार के भीतर अपना सम्मान खो दिया था। इसलिए उसे ठाकुर परिवार द्वारा फंसाए जाने और उपेक्षित होने से बचने के लिए ठाकुर वीरेन को और भी अधिक खुश करने की आवश्यकता थी। ठाकुर विजय, जिन सुंदरियों को मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था, उनका क्या हुआ? ठाकुर वीरेन ने ठाकुर विजय की ओर देखा और शांति से पूछा। पैतृक विरासत भूमि में साधना करना एक अत्यंत कठिन कार्य था और ठाकुर वीरेन ने स्वाभाविक रूप से एकांतवास से बाहर आने के बाद खुद को अच्छी तरह से पुरस्कृत करने की योजना बनाई थी। ठाकुर वीरेन जैसे कामुक व्यक्ति के लिए खुद को पुरस्कृत करने का सबसे अच्छा तरीका सुंदर महिलाओं का भोग करना था। युवा मालिक, निश्चिंत रहें, मैंने सारी तैयारी कर ली है, ठाकुर विजय ने खिलखिलाते हुए कहा। फिर उसने आवाज लगाई, जल्दी करो और युवा मालिक की सेवा करने के लिए अंदर आओ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, दर्जनों सुंदर महिलाएं कतार में हॉल में दाखिल हुईं। युवा मालिक, ये वो सुंदरियां हैं जिन्हें मैं पिछले कुछ वर्षों से आपके लिए खोज रहा था, क्या आप संतुष्ट हैं? ठाकुर विजय ने चापलूसी करते हुए पूछा। इन दर्जनों सुंदर महिलाओं को देखकर, जिनमें से कई के पास काफी अच्छी साधना थी, ठाकुर वीरेन ने संतोष में सिर हिलाया। ठाकुर विजय, बहुत अच्छा, तुमने प्रयास किया है। मेरा साथ देने पर मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तारीफ के लिए धन्यवाद युवा मालिक, ठाकुर विजय ने झुकते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब तुम जा सकते हो, मैं इन सुंदरियों का आनंद लेने जा रहा हूं। ठाकुर वीरेन ने हाथ हिलाया। जी युवा मालिक। ठाकुर विजय ने जल्दी से सिर झुकाया और पीछे हट गया। जैसे ही हॉल के दरवाजे बंद हुए, भीतर दुराचार और अश्लीलता के दृश्य सामने आए। कई दिनों बाद ठाकुर वीरेन तरोताजा और स्फूर्तिवान होकर हॉल से बाहर निकला। हालांकि उसके पीछे दर्जनों महिलाएं जो कुछ दिन पहले सुंदर थीं, अब सूखी हुई लाशें थीं जो अत्यंत क्रूरता का दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। ठाकुर परिवार की ऊर्जा पुनःपूर्ति की प्रथा अत्यंत कपटी और दुष्ट थी। यदि इस तकनीक का उपयोग महिलाओं पर अंधाधुंध किया जाता था तो उनका महत्वपूर्ण सार पूरी तरह से खत्म हो जाता था, जिससे उनकी भीषण मृत्यु हो जाती थी। ठाकुर वीरेन को स्पष्ट रूप से उन महिलाओं के जीवन की कोई परवाह नहीं थी जिन्हें ठाकुर विजय ने लाया था। उसने सीधे उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को निचोड़ लिया, किसी को भी नहीं बख्शा, और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इन दर्जनों महिलाओं के यिनसार और महत्वपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद ठाकुर वीरेन का साधना स्तर एक बार फिर बढ़ गया। उसकी पहले से टूटी हुई अर्धचरण दिव्य विकास लोक की साधना काफी अधिक स्थिर हो गई थी। ठाकुर वीरेन को मुख्य हॉल से बाहर आते देख ठाकुर विजय समझदारी से बात के हालात संभालने के लिए अंदर गया। अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद से ठाकुर वीरेन अविश्वसनीय रूप से उन्मत्त हो गया था। अपनी साधना के लिए लगभग रोजाना अनगिनत महिलाओं को इकट्ठा करता था। वह यहां तक गिर गया कि उसने ठाकुर परिवार की ही महिलाओं का शिकार करना शुरू कर दिया। ठाकुर परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों ने इस पर आंखें मूंद लीं, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनके विचार में भले ही अनगिनत महिलाएं मर जाएं, यह सब सार्थक था यदि इससे ठाकुर वीरेन को दिव्य विकास लोक में तेजी से प्रवेश करने में मदद मिले। इस उन्मत्त साधना के तहत ठाकुर वीरेन के हाथों अनगिनत महिलाएं मारी गईं। हालांकि महिलाओं के यिनसार और महत्वपूर्ण ऊर्जा के भारी अवशोषण के कारण ठाकुर वीरेन का साधना स्तर भी अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा। इस बीच ठाकुर वीरेन अक्सर पैतृक विरासत के मैदानों में आता जाता रहा, लगातार उन्मत्त प्रशिक्षण से गुजरता रहा। ठाकुर परिवार के पैतृक विरासत के मैदानों में अपने प्रशिक्षण के दौरान ठाकुर वीरेन की किस्मत काफी अच्छी थी। उसे वास्तव में एक निम्न श्रेणी की जन्मजात आत्मा गोली मिली। इस निम्न श्रेणी की जन्मजात आत्मा गोली को परिष्कृत करने के बाद ठाकुर वीरेन का साधना स्तर अकल्पनीय गति से तेजी से सुधरा। केवल एक वर्ष में अर्धचरण दिव्य विकास लोक के बाधा चरण तक पहुंच गया। अब मैंने अर्धचरण दिव्य विकास लोक के बाधा चरण तक साधना कर ली है और अब वर्मा परिवार की उस हिमकांति जेड काया का उपयोग करने का समय आ गया है। ठाकुर परिवार के पैतृक विरासत के मैदानों में ठाकुर वीरेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिसमें एक कामुक और पागलपन भरी चमक थी। इतने सालों तक इंतजार करने के बाद वह आखिरकार उस हिमकांति जेड काया वाली सुंदरी का स्वाद झक सकता था। हिमकांति जेड काया का नशीला स्वाद साधारण महिलाओं की तुलना में बहुत परे था। अतीत में खुद को समय से पहले उस हिमकांति जेड काया सुंदरी का स्वाद छकने के प्रलोभन से रोकने के लिए उसने हमेशा उस सुंदरी को वर्मा परिवार में ही छोड़ दिया था और उसे वापस ठाकुर परिवार नहीं लाया था, क्योंकि अगर बेदाग त्वचा और जेड जैसी काया वाली प्राकृतिक रूप से सुंदर महिला को उसके पास रखा जाता तो अत्यधिक प्रलोभन अनियंत्रित होता, यहां तक कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के लिए भी। और बेदाग त्वचा और जेड जैसी काया वाली यह महिला दिव्य विकास लोक में उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। इसलिए हालांकि ठाकुर वीरेन उसे बहुत चाहता था, उसने अपनी भविष्य की सफलता के लिए जबरन खुद को संयमित किया था। लेकिन आज वह पहले ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक के बाधा चरण तक पहुंच चुका था और आखिरकार खुद को रोकना बंद कर सकता था। वर्मा परिवार, जो ठाकुर परिवार का एक अधीनस्थ परिवार था, सभा भवन में एक ठंडे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी हॉल के मंच पर ऊंचा बैठा था। युवा मालिक ठाकुर वीरेन ने खबर भेजी है कि वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक के बाधा चरण तक पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि हमारे वर्मा परिवार ने युवा मालिक ठाकुर वीरेन के लिए जो बधाई उपहार तैयार किए हैं वे काम आए। ठंडे चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने नीचे हॉल के दोनों ओर बैठे मार्शल कलाकारों पर नजर डाली और एक द्रुत शीतन स्वर में कहा, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर कोई इस मामले पर पूरा ध्यान दे। जो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करेगा उसे मेरी निर्दयता का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वह बोला, ठंडे चेहरे वाले बूढ़े आदमी की निगाहें हॉल में एक सभ्य मध्यम आयु वर्ग के विद्वान पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, युग वर्मा, विशेष रूप से तुम, यह तुम्हारी बेटी का सम्मान है कि वह युवा मालिक ठाकुर वीरेन की साधना का पात्र बने। एहसान फरामोश मत बनो। यदि तुमने उस समय की तरह गुप्त रूप से इसे सबोटाज करने की हिम्मत की तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सिर काटने के लिए दोषी मत ठहराना। यह सुनकर युग वर्मा नामक मध्यम आयु वर्ग के विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसके हाथों की नसें उभर आईं। अपनी बेटी को ठाकुर वीरेन जैसे कचरे के लिए एक बर्तन के रूप में परोसना और फिर भी वह उसे इस तरह धमकाने की हिम्मत करता है, यह उसके लिए एक अकल्पनीय अपमान था। यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति होती तो वह वास्तव में इस पाखंडी को मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से हालांकि वह आरोहण लोक का एक शीर्ष विशेषज्ञ था,
लेकिन ठंडे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी तेजेश्वर वर्मा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, जो अर्धचरण दिव्य विकास लोक का एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। इसके अलावा वर्मा परिवार के मुखिया के रूप में तेजेश्वर के पास परिवार की सबसे कीमती संपत्ति भी थी, जो उसे युग वर्मा की पहुंच से बहुत दूर बनाती थी। यदि उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो तेजेश्वर की निर्दयता को देखते हुए वह उसे सीधे मार सकता है। युग वर्मा ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और दुख की लहर महसूस की। क्या उसे वास्तव में अपनी बेटी को आग के गड्ढे में कदम दर कदम धकेलते हुए असहाय होकर देखना होगा? इस समय युग वर्मा का दिमाग उथल पुथल में था। उसने बाद की परिषद की बैठक में जो कहा गया था उसे सुना भी नहीं। परिषद की बैठक सालत में परिषद हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही वह जाने वाला था उसके बगल में एक ठंडी आवाज गूंजी, युग, तुम कहां जा रहे हो? युग ने पीछे मुड़कर देखा कि तेजेश्वर किसी तरह उसके बगल में आ गया था। अब जब परिषद की बैठक समाप्त हो गई है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? बेशक मैं वापस जा रहा हूं। युग ने उस पर नजर डाली और भावहीन होकर कहा, क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह नहीं सुना? अब से तुम मेरे पास रहोगे और एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? तेजेश्वर ने युग को ठंडी निगाहों से देखा और ठंडी आवाज में कहा। वर्मा परिवार के दूसरे सबसे मजबूत सदस्य के रूप में युग वर्मा वर्मा परिवार में लगभग अजेय था, सिवाय तेजेश्वर के। यदि युग को उसकी नजरों से ओझल होने दिया जाता तो कौन जानता था कि युग क्या पागलपन कर सकता है। तेजेश्वर, अपनी हद पार मत करो। युग ने तेजेश्वर को घूरा, उसकी आंखों में अत्यधिक क्रोध भरा था। हद? युग, यह मामला मेरे वर्मा परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। यदि कुछ भी गलत होता है तो युवा मालिक ठाकुर वीरेन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह क्या करेगा? क्या तुम नहीं जानते? मैं तुम्हें पूरे वर्मा परिवार को घसीटने नहीं दे सकता। तेजेश्वर ने युग की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, हे स्वार्थी कारण, तेजेश्वर, तुम ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वह वास्तव में कौन है जिसने अपने स्वार्थी कारणों से मेरे वर्मा परिवार के अनगिनत सदस्यों को ठाकुर परिवार के आग के गड्ढे में कूदने का कारण बना दिया, कभी वापस नहीं लौटने के लिए? और अब तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत रखते हो कि मैं अपने स्वार्थी कारणों से वर्मा परिवार के अस्तित्व की अवहेलना कर रहा हूं? हे, कितना हास्यास्पद, कितना अटली हास्यास्पद। यह सुनकर युग गुस्से से हंस पड़ा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो। वैसे भी इस मामले में मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे पास रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तेजेश्वर ने उसे घूरा और ठंडक से कहा, मुझ पर हमला? तो आ जाओ। यह वर्मा परिवार तुम्हारे शासन में पूरी तरह से सड़ चुका है। उन कुलों को अंतहीन दर्द सहने देने के बजाय मैं युग वर्मा आज अपनी जान जोखिम में डालूंगा, अपनी नावें जलाऊंगा और वर्मा परिवार के लिए इस भ्रष्ट पिंजरे को तोड़ दूंगा। यह सुनकर युग गुस्से से चिल्लाया। इसके साथ ही उसने अपना हाथ फैलाया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी जो तेजेश्वर की ओर चल पड़ी। युग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! यह देखकर कि युग ने पहले उस पर हमला करने की हिम्मत की, तेजेश्वर चौंक गया और क्रोधित हो गया, गुस्से में दहाड़ उठा। युग के हमले का सामना करते हुए तेजेश्वर स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा और तुरंत जवाबी हमला किया। दोनों तुरंत परिषद हॉल में एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए। यह लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसने तुरंत वर्मा परिवार के सभी लोगों को सचेत कर दिया। तेजेश्वर और युग आखिरकार वर्मा परिवार के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े बेटे थे। वर्मा परिवार के दो सबसे मजबूत सदस्य और उनकी लड़ाई वर्मा परिवार के लिए एक बड़ी घटना थी। जो लोग अभी तक परिषद हॉल से नहीं गए थे वे भयंकर लड़ाई से वापस खींचे चले आए। युग, तुमने अवज्ञा की है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे, तेजेश्वर ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा गंभीर था जब वह युग से लड़ रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! तेजेश्वर ने युग पर मुक्कों की बौछार कर दी, जिससे उसे अपने नंगे हाथों से बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि युग वर्मा परिवार का दूसरा सबसे मजबूत सदस्य था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी तेजेश्वर की तुलना में काफी कम थी। तेजेश्वर वर्मा परिवार के हितों की कीमत पर ठाकुर परिवार की लगातार चापलूसी कर रहा था और पिछले कुछ वर्षों में उसने उनसे काफी लाभ प्राप्त किया था। इस दर पर युग तेजेश्वर के खिलाफ ज्यादा चालें नहीं चल पाएगा। इस नाजुक पल में आसमान में एक चीख गूंजी, तेजेश्वर, जब से तुमने वर्मा परिवार का नियंत्रण संभाला है तुमने अनगिनत कुलों को नुकसान पहुंचाते हुए विकृत कार्य किए हैं। आज मैं उन लोगों के लिए न्याय मांगूंगा जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। चीख के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आगे बढ़ा, तेजेश्वर की ओर दौड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। तेजेश्वर, अपने स्वार्थी कारणों से तुमने मेरी बेटी को ठाकुर परिवार के उन बदमाशों को दे दिया जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। आज मैं अपनी बेटी के लिए भी न्याय मांगूंगा। तेजेश्वर, मेरी बहन की जान वापस करो। मेरी पोती भी इस बदमाश द्वारा मारी गई थी। आज मैं अपनी बेचारी पोती का बदला लूंगा। जैसे ही युग ने तेजेश्वर को चुनौती दी, जल्द ही वर्मा परिवार के शक्तिशाली सदस्य एक के बाद एक लड़ाई में शामिल हो गए। वर्मा परिवार के सदस्य तेजेश्वर के शासन में बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे और लंबे समय से उसके उत्पीड़न को सहन कर रहे थे। उनके पास केवल उसे दंडित करने के अवसर की कमी थी। अब जब युग ने पहल की थी तो वर्मा परिवार के योद्धा जो तेजेश्वर के खिलाफ अभियान में शामिल हुए थे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुम सब में इतनी हिम्मत है, तुम सब विद्रोह की साजिश कर रहे हो। यह देखकर तेजेश्वर का चेहरा बर्फीला ठंडा हो गया और वह एक द्रुत शीतल स्वर में दहाड़ उठा। तो क्या हुआ अगर हम विद्रोह करते हैं? तेजेश्वर, तुम गद्दार कुत्ते, अपने स्वार्थी लाभ के लिए तुमने मेरे वर्मा परिवार के अनगिनत सदस्यों को नुकसान पहुंचाया है। तुम वर्मा परिवार का मुखिया बनने के योग्य नहीं हो। यह सही है, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम केवल अपने ठाकुर परिवार के मालिक को खुश करने की परवाह करते हो। तुमने कभी हमारे वर्मा परिवार के हितों पर विचार नहीं किया। जब से तुम वर्मा परिवार के मुखिया बने हो, हमारे वर्मा परिवार के कितने सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए ठाकुर परिवार भेजा गया है। तेजेश्वर, हमारे वर्मा परिवार का मुखिया बनने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तेजेश्वर, तुम एहसान फरामोश बूढ़े कुत्ते, तुम वर्मा परिवार के पूर्वजों का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? भीड़ ने तेजेश्वर पर अपमानजनक बातें कहते हुए हमला किया। हमले का सामना करते हुए तेजेश्वर का चेहरा काला पड़ गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी। इन लोगों ने वास्तव में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की। विशिष्टियों के एक समूह से घिरा हुआ तेजेश्वर हालांकि शक्तिशाली था, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने आखिरकार वर्मा परिवार की सबसे कीमती कलाकृति निकाली और भयंकर लड़ाई में शामिल हो गया। इस बीच तेजेश्वर के समर्थकों ने भी वर्मा परिवार के अन्य विशेषज्ञों के साथ संघर्ष किया। सड़कों पर पूरा वर्मा परिवार अराजकता में डूब गया। वर्मा परिवार के मुख्य हॉलों में से एक में लुभावनी सुंदरता वाली एक महिला ने आकाश में हो रही लड़ाई को देखा। उसकी सुंदर आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। यह अफसोस की बात थी, यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आ गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसके पास योजना बनाने और साजिश करने के लिए 100 साल होंगे। पूरे 100 साल की योजना और साजिश के साथ वह और विराट दोनों काफी शक्तिशाली हो गए होते। लेकिन अफसोस, वर्मा परिवार में लाए जाने के बाद से केवल 20 साल से थोड़ा अधिक समय ही बीता था। इतने कम समय में वह बहुत कम कर सकती थी। क्या यह उसकी किस्मत थी? यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि लीलावती थी, जिसे वर्मा परिवार में लाया गया था। जैसे ही लीलावती विचारों में खोई हुई थी, खून से लथपथ एक आकृति हॉल में घुस आई।
और उससे विनती करने लगी, मिस लीलावती जल्दी करो, मालिक ने आखिरकार तेजेश्वर को रोक दिया है, यह आपके भागने का सुनहरा अवसर है। रमेश, अगर मैं भाग गई तो मेरे माता पिता शायद मर जाएंगे, है ना? लीलावती ने उस आकृति पर नजर डाली और शांति से कहा, मिस लीलावती, अब उस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। चूंकि मालिक ने तेजेश्वर के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका मतलब है कि उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया है। उनकी एकमात्र इच्छा है कि आप जीवित रहें। रमेश ने उत्सुकता से आग्रह किया, इसलिए मिस लीलावती अब और देरी न करें, जल्दी से मेरे साथ आएं, थोड़ी भी देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर लीलावती ने आसमान में उस सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, उसके जैविक पिता युग वर्मा को। मूल रूप से लीलावती को अपने जैविक माता पिता के लिए ज्यादा स्नेह नहीं था। आखिरकार उसे कम उम्र में वर्मा परिवार से दूर पवनगढ़ राजवंश के शांतिनगर में वर्मा परिवार में भेज दिया गया था, जहां उसका पालन पोषण जनक ने किया था। उसके दिल में उसके पिता हमेशा जनक रहे थे, न कि युग वर्मा नाम का यह अजनबी आदमी। हालांकि वर्मा परिवार में आने के बाद उसने वास्तव में अपने जैविक माता पिता के प्यार और देखभाल को महसूस किया था। इसने लीलावती को धीरे धीरे अपने जैविक माता पिता को स्वीकार करने की अनुमति दी और उनके प्रति जो नाराजगी थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। अब अपने पिता को उसकी खातिर तेजेश्वर जैसी शक्तिशाली हस्ती के खिलाफ बेताब होकर लड़ते देख लीलावती को कैसे अच्छा लग सकता था। लीलावती ने आकाश में उस आकृति को लंबे समय तक घूरा, अंत में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं रमेश, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अकेले जाओ। वह अपने माता पिता को छोड़ने और अकेले भागने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। लीलावती अच्छी तरह जानती थी कि एक बार जब वह भाग गई तो उसके माता पिता और यहां तक कि उसके पिता के पूरे वर्मा परिवार के वंश को अनिवार्य रूप से तेजेश्वर द्वारा खत्म कर दिया जाएगा और शायद पूरे वर्मा परिवार के वंश को भी तेजेश्वर गुस्से में आकर मिटा देगा। हालांकि जब तक वह वर्मा परिवार में रहेगी, तेजेश्वर बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि तेजेश्वर ठाकुर वीरेन की चापलूसी करने के लिए उसका उपयोग करने का इरादा रखता था, इसलिए वह बहुत दूर नहीं जाएगा। विराट, ऐसा लगता है कि हम वास्तव में इस जीवन में अलग होने के लिए अभिशप्त हैं। लीलावती ने अपनी कलाई पर जेड कंगन को देखा, उसका दिल कड़वाहट से भर गया। वर्मा परिवार में आने के बाद विराट के अलावा उसकी चिंताएं अब उसके जैविक माता पिता तक बढ़ गई थीं। वर्मा परिवार में आने से पहले वह जबरदस्ती के सामने मौत को चुन सकती थी, लेकिन अब इस स्थिति का सामना करते हुए उसने मरने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि अगर वह मर गई तो यह अनिवार्य रूप से उसके माता पिता और उसके पिता के वंश से जुड़े वर्मा परिवार के सदस्यों को फंसाएगा, जिससे वे गंभीर स्थिति में आ जाएंगे। यह सोचकर कि वह जल्द ही ठाकुर वीरेन जैसे कचरे के लिए एक बर्तन बन जाएगी, लीलावती को गहरा दर्द और लाचारी महसूस हुई। मिस लीलावती, आप इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हैं? मालिक ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए है ताकि आप इस स्थिति से बच सकें। यदि आप नहीं जाती हैं तो मालिक द्वारा किए गए सभी विशाल बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। यह सुनकर रमेश ने चिंता से कहा। लीलावती चुप रही। यह ठीक इसलिए था क्योंकि युग ने जो कुछ भी किया था वह उसके लिए था कि वह छोड़ नहीं सकती थी। वह अपने स्वार्थ को अपने माता पिता और अपने पिता के वंश के वर्मा परिवार के सदस्यों को फंसाने नहीं दे सकती थी, जिससे वे भयानक स्थिति में आ जाएं। यह देखकर रमेश चिंतित और असहाय दोनों महसूस कर रहा था। मिस लीलावती, यदि आप नहीं जाना चाहती हैं तो जल्दी से युवा मास्टर विराट से संपर्क करें और उन्हें आपको बचाने के लिए लोगों को लाने के लिए कहें। अब केवल वही हैं जो आपको और मालिक को बचा सकते हैं, वो हैं युवा मास्टर विराट। यह देखकर विराट, यह सुनकर लीलावती की सुस्त आंखें अचानक चमक उठीं। उसने कुछ देर तक अपनी कलाई पर लगे जेड कंगन को देखा, फिर आखिरकार अपना सिर हिलाया और कहा, रहने दो, यह मेरे वर्मा परिवार का मामला है, मुझे इसमें उसे शामिल नहीं करना चाहिए। उसे और विराट को अलग हुए केवल 20 साल से थोड़ा अधिक समय ही बीता था। इतने कम समय में भले ही विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा राक्षसी थी, लेकिन उसके लिए दिव्य विकास लोक तक साधना करना असंभव था। विराट को शामिल करने से केवल उसे और तलवार संप्रदाय को फंसाया जाएगा। मिस लीलावती, क्या आप चिंतित हैं कि युवा मास्टर विराट आपको बचाने में सक्षम नहीं है? रमेश ने एक नजर में लीलावती के विचारों को भांप लिया और जल्दी से कहा, लेकिन मिस लीलावती, आप शायद यह नहीं जानती हैं, लेकिन युवा मास्टर विराट के पिता प्रसिद्ध सूर्यवीर हैं। वर्तमान सूर्यवीर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने ठाकुर परिवार के मुखिया को भी हराया है। तुमने क्या कहा? यह सुनकर लीलावती तुरंत उछल पड़ी। उसने रमेश को घूरा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। क्या तुम सच कह रहे हो? पिछले 10 वर्षों में तेजेश्वर की उस पर निगरानी और भी सख्त हो गई थी। इन 10 वर्षों के दौरान जब उसके पिता युग वर्मा उससे मिलने आते थे तो तेजेश्वर किसी को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता था। इसलिए लीलावती मध्य महाद्वीप में पिछले 10 वर्षों में हुई प्रमुख घटनाओं से पूरी तरह अनजान थी। विराट के साथ हुई विभिन्न प्रमुख घटनाओं की तो बात ही छोड़िए, मैं मिस लीलावती से इस तरह की बात के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? रमेश ने जल्दी से कहा। ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर गजराज व्यक्तिगत रूप से सूर्यवीर के लिए परेशानी पैदा करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप गए थे, लेकिन सूर्यवीर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए और घबराहट में उत्तर की ओर भाग गए। युमेश शाही शहर भागने के बाद वह अपने बेटे ठाकुर विजय को लेकर रातों रात भाग गया। यह बात पूरे मध्य महाद्वीप में फैल चुकी है। ठाकुर परिवार अब पूरे मध्य महाद्वीप दांव संघ में हंसी का पात्र बन गया है। इसके अलावा युवा मास्टर विराट के पीछे न केवल उनके पिता सूर्यवीर खड़े हैं, बल्कि पूरा दिव्य पवन महल भी है। यह सुनकर लीलावती हैरान और खुश दोनों थी। वह कमीना, चूंकि उसके पास पहले से ही इतनी शक्तिशाली ताकतें हैं, तो वह मुझे जल्द वापस लेने क्यों नहीं आया? लीलावती ने गुस्से में कहा। लीलावती ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कलाई पर लगे जेड कंगन से जल्दी से एक कठपुतली ताबीज निकाला। यह जेड कंगन एक स्थानिक जादुई वस्तु थी जिसे विराट ने सालों पहले अलग होते समय उसे दिया था। विराट ने वास्तव में इस स्थानिक जादुई वस्तु के भीतर एक बैकअप योजना छोड़ी थी, ताकि अगर लीलावती को कोई ऐसी परेशानी हो जिसे वह संभाल न सके तो वह किसी भी समय उससे संपर्क कर सके। लीलावती स्वाभाविक रूप से विराट द्वारा इस जेड कंगन में छोड़ी गई बैकअप योजना से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि उसे पहले विराट की वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं था और उसे चिंता थी कि उसके मामले विराट और तलवार संप्रदाय को फंसा देंगे, इसलिए उसने इस बैकअप योजना का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब वह जानती थी कि विराट और तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ ठाकुर परिवार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसे चिंता करने की क्या बात थी? लीलावती ने अपना सच्चा सार कठपुतली ताबीज में डाला, इसे सीधे सक्रिय कर दिया। प्रकाश की एक चमक के साथ कठपुतली ताबीज तुरंत नीले वस्त्र में एक सुंदर युवक में बदल गया। नीले वस्त्र में यह युवक कोई और नहीं बल्कि विराट था। यह कठपुतली ताबीज एक कठपुतली क्लोन था जिसे विराट ने सालों पहले लीलावती के लिए छोड़ा था। उसने इसके भीतर एक दिव्य विचार छोड़ा था। एक बार जब लीलावती इसे सक्रिय करती तो ताबीज विराट के कठपुतली क्लोन में बदल जाता। लीलावती, तुमने आखिरकार इस कठपुतली ताबीज को सक्रिय करने का फैसला किया। मुझे लगा कि तुम अपनी खुशी में इतनी मग्न थी कि मेरे बारे में भूल गई थी। विराट के कठपुतली क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने सामने लीलावती को देखते हुए। तुम ही हो जो मेरे। लीलावती ने अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर मुक्का मारा, गुस्से में मुंह फुलाते हुए। मिस लीलावती,
यह फ्लर्ट करने का समय नहीं है। जल्दी से युवा मास्टर विराट को आपको और मालिक को बचाने के लिए आने के लिए कहें। यह देखकर रमेश ने बीच में ही टोक दिया। अरे लीलावती, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? विराट के कठपुतली क्लोन ने रमेश पर नजर डाली, फिर बाहर आकाश में हो रही भयंकर लड़ाई पर और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। युवा मास्टर विराट, बात यह है, ठाकुर वीरेन अर्धचरण दिव्य विकास लोक की बाधा तक पहुंच गया है। उसने एक संदेश भेजा है जिसमें हमारे वर्मा परिवार को कल मिस लीलावती को उसके पास भेजने के लिए कहा गया है। मिस लीलावती के भागने का अवसर बनाने के लिए मालिक ने तेजेश्वर पर हमला किया है, लेकिन तेजेश्वर बहुत मजबूत है। मालिक की ताकत के साथ मुझे डर है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। कृपया युवा मास्टर विराट मिस लीलावती को बचाने के लिए लोगों को लाएं। रमेश ने जल्दी से समझाया। क्या वह कमीना ठाकुर वीरेन अभी भी लीलावती के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करता है? उसकी इतनी हिम्मत! यह सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आया। फिर वह लीलावती को सांत्वना देने के लिए मुड़ा। लीलावती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी आ रहा हूं। विराट, क्या तुम वास्तव में तेजेश्वर और ठाकुर वीरेन जैसे विशेषज्ञों को संभाल सकते हो? तुम्हें पता है वे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। लीलावती ने अभी भी कुछ बेचैनी के साथ पूछा। चिंता मत करो, मैं एक मामूली अर्धचरण दिव्य विकास लोक के कचरे को खतरा भी नहीं मानता। मेरे पास एक से अधिक दिव्य विकास लोक के गुंडे हैं, विराट ने उपहास के साथ कहा। वह सिर्फ डींगे नहीं हाँक रहा था, एल्डर योग्यता अब उसकी सबसे बड़ी गुंडी थी। हालांकि विशाल कछुआ दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन इसकी ताकत इसे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई में खड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। एल्डर विदुषी ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। अगर वह उसे इनाम के रूप में आदिम जादुई खजाना प्रदान करता तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण करती, अपनी तलवार लहराती और बिना किसी दूसरे विचार के हमला करती। यह सुनकर लीलावती ने आखिरकार पूरी तरह से राहत महसूस की। ऐसा लग रहा था कि रमेश ने उससे झूठ नहीं बोला था। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, मुख्य हॉल के बाहर से अचानक एक ठंडी चीख आई। रमेश, तुम्हारी वर्मा परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही आवाज गूंजी, एक ग्रे रंग की आकृति चमकी और मुख्य हॉल में उड़ गई, फिर रमेश को हथेली से मारा। इस अचानक हमले का सामना करते हुए रमेश तुरंत चौंक गया और ब्लॉक करने के लिए अपनी मुट्ठी जल्दी से उठाई। हालांकि हमलावर बहुत मजबूत था। एक जोरदार धमाके के साथ एक ही हथेली के प्रहार ने रमेश को पीछे की ओर उड़ा दिया और वह मुख्य हॉल की दीवार से टकरा गया। उफ! इस प्रहार ने रमेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। हम्फ! तुम्हारे जैसा कचरे का टुकड़ा कुलपिता की भव्य योजना को बर्बाद करने की हिम्मत करता है? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। हमलावर ने जमीन पर पड़े बुरी तरह घायल रमेश पर नजर डाली और तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। यह आदमी ग्रे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था जिसका साधना स्तर आरोहण लोक के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। रमेश को एक ही हथेली के प्रहार से गंभीर रूप से घायल करने के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी निगाहें विराट के कठपुतली क्लोन की ओर घुमाई। अज्ञानी चींटी, वर्मा परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत, मर जा! ग्रे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने विराट के कठपुतली क्लोन को देखा और ठंडेपन से कहा। इसके साथ उसने एक और हथेली से प्रहार किया जो विराट के कठपुतली क्लोन पर गिरा और उसे तुरंत धूल में मिला दिया। विराट के कठपुतली क्लोन को नष्ट करने के बाद ग्रे वस्त्र वाला एल्डर रमेश की ओर मुड़ा और अपनी हथेली उसकी ओर घुमाई, उसे पूरी तरह से मारने का इरादा रखते हुए। ग्रे वस्त्र वाले एल्डर के हथेली के प्रहार का सामना करते हुए रमेश को शक्तिहीनता का एहसास हुआ। उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, वह चकमा भी नहीं दे सकता था। विरोध करना तो दूर की बात थी। बस जब रमेश ने सोचा कि वह बर्बाद हो गया है, उसकी आंखों के सामने एक धुंधलापन दिखाई दिया और हरे रंग के वस्त्र में एक आकृति पतली हवा से उसके सामने दिखाई दी, जिसने ग्रे वस्त्र वाले एल्डर के हथेली के प्रहार को रोकने के लिए एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाका गूंज उठा। मुक्का और हथेली टकराए, हरे रंग के वस्त्र में आकृति अड़िग रही, जबकि ग्रे वस्त्र वाला एल्डर मुक्के से पीछे की ओर उड़ गया। उस मुक्के में निहित भयानक शक्ति को भांपते हुए ग्रे वस्त्र वाला एल्डर बहुत घबरा गया। यह व्यक्ति कौन था? इतनी भयानक ताकत! ग्रे वस्त्र वाला एल्डर, उसका दिल संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ ध्यान से देख रहा था, केवल यह पता लगाने के लिए कि हरे रंग के वस्त्र में वह युवक जो अचानक दिखाई दिया था और उसे एक ही मुक्के से उड़ा दिया था, कोई और नहीं बल्कि वही हरे रंग के वस्त्र में युवक था जिसे उसने अभी अभी एक ही हथेली के प्रहार से मारा था। यह देखकर ग्रे वस्त्र वाला एल्डर एक बार फिर भयभीत हो गया। उसने अपने सामने हरे रंग के वस्त्र में युवक को देखा, पूरी तरह से हैरान, और पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? मेरे वर्मा परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहे हो, और तुम वास्तव में हमारे वर्मा परिवार के क्षेत्र में कैसे दाखिल हुए? उसने पहले विराट के कठपुतली क्लोन की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई थी। ऐसी कमजोर चींटी उसके समय के लायक नहीं थी, आसानी से नष्ट हो गई। लेकिन अब हरे रंग के वस्त्र में इस युवक ने इतनी भयानक युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी कि उसे गंभीरता से लेना पड़ा। इसके अलावा हरे रंग के वस्त्र में यह युवक, जिसे स्पष्ट रूप से एक ही हथेली के प्रहार से मार दिया गया था, अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो गया था। बूढ़े कुत्ते, क्या मेरे कठपुतली क्लोन को अभी एक हथेली से नष्ट करना बहुत अच्छा और शानदार नहीं लगा? विराट ने ग्रे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी पर नजर डाली और उपहास किया। अब मैं यह सब तुम्हें वापस करने जा रहा हूं। इसके साथ विराट की आकृति चमकी और उसने ग्रे वस्त्र वाले एल्डर पर एक मुक्का मारा। यह मुक्का विराट द्वारा युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 21वें रूप का सीधा उपयोग था। अपार मुट्ठी का इरादा एक ड्रैगन के आकार के प्रेत में संघनित हो गया, जो भारी ड्रैगन शक्ति के साथ थी। विराट ने पहले ही युद्ध ड्रैगन मुट्ठी में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। अधिक शक्तिशाली चालें चलने के लिए उसकी एकमात्र सीमा उसकी शारीरिक शक्ति थी। उसका शरीर जितना मजबूत होगा, उतनी ही शक्तिशाली युद्ध ड्रैगन मुट्ठी की चालें वह चल सकता था। हालांकि युद्ध ड्रैगन मुट्ठी का 21वां रूप ग्रे वस्त्र वाले एल्डर जैसे आरोहण लोक के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। विराट के भयानक मुक्के का सामना करते हुए ग्रे वस्त्र वाला एल्डर बहुत घबरा गया, जिससे मौत का खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि इस मुक्के की भयानक शक्ति ने उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसका एकमात्र विकल्प इसका सामना करना था। ग्रे वस्त्र वाले एल्डर ने अपने दांतों को भींच लिया, खुद को संभाला और मुक्के का सामना करने के लिए अपनी हथेली घुमाई। धड़ाम! एक कान फोड़ने वाली दहाड़ गूंज उठी। विराट के भयानक मुक्के को लेने के बाद ग्रे वस्त्र वाले एल्डर को तोप के गोले की तरह बाहर की ओर उड़ा दिया गया। मुख्य हॉल से बाहर उड़ने के बाद वह रास्ते में अनगिनत इमारतों से टकराया, अंत में खंडहरों के ढेर में गिर गया। गतिहीन, स्पष्ट रूप से अब बचने लायक नहीं था। यह दृश्य देखकर लीलावती और रमेश दोनों गहरे सदमे में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विराट के साथ अलग होने के बाद से सिर्फ 20 साल से थोड़ा अधिक समय में उसकी ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि रमेश लीलावती की तुलना में विराट के बारे में अधिक जानता था और मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में विराट की प्रतिभा के बारे में जानता था।
लेकिन विराट को ऐसी शक्ति प्रदर्शित करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखने से वह अभी भी गहराई से हिल गया था और लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। आसमान में तेजेश्वर, जो युग और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ भीषण लड़ाई में लगा हुआ था, ने वर्मा परिवार के निषिद्ध क्षेत्र से आ रहे हंगामे को महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। विशेष रूप से जब उसने देखा कि ग्रे वस्त्र वाले एल्डर को लीलावती के मुख्य हॉल से तोप के गोले की तरह बाहर निकाला जा रहा है, अनगिनत इमारतों से टकराते हुए गतिहीन पड़ा है, तो वह पूरी तरह से चौंक गया। युग, तुमने मुझे मजबूर किया, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। इस डर से कि लीलावती के साथ कुछ हो सकता है, तेजेश्वर ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। एक दहाड़ के साथ उसने तुरंत अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया, वर्मा परिवार की सबसे कीमती कलाकृति की पूरी शक्ति को उजागर कर दिया। बूम बूम बूम। तेजेश्वर की भारी शक्ति के तहत युग और अन्य मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार हमले का सामना नहीं कर सके और सभी आसमान से नीचे गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। कई विशेषज्ञ मौके पर ही मारे गए। यह देखकर लीलावती का दिल बैठ गया। उसने विराट का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा, विराट, तुम्हारे दिव्य विकास लोक के गुंडे कहां हैं? जल्दी से अपने दिव्य विकास लोक के गुंडों को मेरे पिता को बचाने के लिए भेजें। मेरे पास कोई दिव्य विकास लोक का गुंडा नहीं था, मैं अकेले आया हूं। विराट ने लाचारी से कहा। क्या तुम अकेले आए हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास स्वर्गीय लोक के गुंडे हैं? यह सुनकर लीलावती सदमे में चिल्ला उठी। तुम अकेले आए हो? क्या तुम सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हो? यहाँ की स्थिति इतनी जरूरी थी, मेरे पास मदद के लिए बुलाने का समय कैसे हो सकता था? विराट ने चिढ़कर कहा। तुम्हें किसने कहा था कि उस कठपुतली ताबीज को सक्रिय करने से पहले स्थिति इतनी गंभीर होने तक प्रतीक्षा करो? जैसे ही मैंने देखा कि तुम खतरे में हो, मेरे पास कोई अन्य तैयारी करने का समय नहीं था। स्वाभाविक रूप से मैं केवल पहले यहां भाग सकता था। जिस क्षण लीलावती ने कठपुतली ताबीज को सक्रिय किया, विराट ने वर्मा परिवार के क्षेत्र से खरबों मील दूर एक स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए अनंत परम मीनार का उपयोग करके एक अस्थायी स्थानिक मार्ग का निर्माण किया। फिर अपने नए परिष्कृत शून्य पलायन ताबीज का उपयोग करते हुए उसने तुरंत इस हॉल में टेलीपोर्ट किया। रमेश को आखिरी सेकंड में बचाया। अगर वह एक पल बाद भी आता तो रमेश मर गया होता और लीलावती उस ग्रे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी के हाथों में पड़ सकती थी। एक बार जब लीलावती उस ग्रे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी के हाथों में पड़ जाती तो उसे बचाना उसके लिए कहीं अधिक कठिन होता, क्योंकि वह जल्दबाजी में कार्य करने में संकोच करता। इसलिए अपनी चिंता में विराट के पास एल्डर योग्यता को बुलाने का समय नहीं था। वह तुरंत यहां आ गया। सौभाग्य से शार्दुल और विशाल कछुआ अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर अपने नागदंत चावल के धान के खेतों की देखभाल कर रहे थे और उसके साथ आए। विराट के शब्दों को सुनकर लीलावती भावुक और चिंतित दोनों थी। उसने जल्दी से उससे कहा, उस स्थिति में जल्दी करो और दिव्य विकास लोक के गुंडों को लाने के लिए वापस जाओ। हालांकि विराट मजबूत था, लेकिन वह तेजेश्वर जैसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तेजेश्वर को पता चला कि विराट यहां है तो विराट मर सकता है। अपनी सुरक्षा की तुलना में लीलावती को विराट के जीवन की अधिक परवाह थी। लीलावती, तुम्हें क्या जल्दी है? हम 20 साल से अधिक समय से अलग हैं और तुम में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। तुम्हारा दिमाग अभी भी हमेशा की तरह धीमा है। विराट ने कहा, कुछ हद तक अवाक। वह सिर्फ एक मामूली अर्धचरण दिव्य विकास लोक का कचरा है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विराट, इतने अहंकारी मत बनो, यह कोई मजाक नहीं है। तुमने अभी देखा कि तेजेश्वर कितना शक्तिशाली है। लीलावती ने उसे संदेह से देखा। चच लीलावती, तुम बहुत अज्ञानी और आसानी से आश्चर्यचकित होने वाली हो। ताकत का यह स्तर शायद ही प्रभावशाली है। विराट ने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा। फिर उसने आवाज लगाई, शार्दुल, विशाल कछुए, बाहर आओ, हमें काम करना है। जैसे ही विराट ने अपनी बात पूरी की, दो आकृतियां अनंत परम मीनार से बाहर उड़ीं और उसके बगल में उतरीं। बॉस, इस बार हम किसे पीटने वाले हैं? शार्दुल ने उत्साह से चिल्लाया। अरे, क्या यह छोटी बेवकूफ लड़की नहीं है? तुम कब वापस आई? शार्दुल ने अचानक अपने बगल में लीलावती को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। शार्दुल के संबोधन को सुनकर लीलावती का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन अब इस बेवकूफ बाघ के साथ बहस करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल न सुनने का नाटक कर सकती थी। विराट, क्या यह बेवकूफ बाघ और यह बड़ा कछुआ वास्तव में तेजेश्वर से निपट सकते हैं? लीलावती ने शार्दुल और बड़े कछुए पर नजर डाली और विराट से कुछ संदेह के साथ कहा, छोटी बेवकूफ लड़की, तुम खुद को क्या समझती हो? टाइगर लॉर्ड की ताकत तुम्हारी समझ से परे है। लीलावती के संदेहास्पद स्वर को सुनकर शार्दुल ने बड़े असंतोष के साथ कहा। शार्दुल के शब्दों को सुनकर लीलावती का माथा झुंझलाहट से सिकुड़ गया। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, इस बिना दिमाग वाले बाघ के स्तर तक मत गिरो। लीलावती ने खुद को बार बार आश्वस्त किया। कई गहरी सांसें लीं, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वह अपने विस्फोट करने की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, तेजेश्वर पहले ही मुख्य हॉल में घुस चुका था। यह सोचकर कि लीलावती का अपहरण हो सकता है, तेजेश्वर ने युग और अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने की जहमत नहीं उठाई, जिन्हें उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और इसके बजाय सीधे हॉल में घुस गया। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने तेजेश्वर को हॉल की ओर उड़ते देखा था कि विराट यहां इत्मीनान से इंतजार कर सकता था। अन्यथा उसने पहले ही शार्दुल और विशाल कछुए को बाहर जाकर उसे बचाने का आदेश दिया होता, न कि शार्दुल और लीलावती को यहां बहस करने दिया होता। तुम लोग वास्तव में कौन हो? हमारे वर्मा परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी काफी हिम्मत है। तेजेश्वर अंदर दौड़ा। विराट और उसके साथियों शार्दुल और विशाल कछुए पर नजर डाली और ठंडक से चिल्लाया, हम्फ, बूढ़े आदमी, तुमने मेरे दोस्त का अपहरण करने के लिए उस समय पवनगढ़ राजवंश में लोगों को भेजा था। आज तुम्हारे साथ उस स्कोर को निपटाने का समय आ गया है। विराट ने तेजेश्वर पर नजर डाली और उपहास किया। क्या मेरे दोस्त का अपहरण? तुम वास्तव में कौन हो? तेजेश्वर अचंभित था और ठंडक से पूछा। उस समय उसने एल्डर जयचंद को लीलावती को वापस लाने के लिए पवनगढ़ राजवंश भेजा था। एल्डर जयचंद से लीलावती को वापस लाने की विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में पूछे बिना। इसके अलावा उसे केवल यह पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि लीलावती एक कुंवारी थी और उसे और जानने की परवाह नहीं थी। उसने छोटे पवनगढ़ राजवंश को गंभीरता से नहीं लिया, और एल्डर जयचंद, क्योंकि उन्हें विराट द्वारा स्वर्गीय शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने तलवार संप्रदाय का बिल्कुल भी उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए तेजेश्वर को लीलावती और तलवार संप्रदाय के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने के लिए यहां हूं। विराट ने शांति से कहा। हम अहंकारी और बेशर्म, तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम एक चींटी मेरे वर्मा परिवार में जंगली दौड़ने की हिम्मत कर सकते हो? आज मैं तुम्हें अत्याचार के परिणाम दिखाऊंगा। तेजेश्वर ने उपहास किया। उसके सामने यह चींटी केवल अर्धचरण महान क्षेत्र का एक कल्टीवेटर थी। आमतौर पर वह ऐसी चींटी को दूसरी नजर भी नहीं देता। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने ग्रे वस्त्र वाले एल्डर को मुख्य हॉल से बाहर उड़ते देखा था, जिसका भाग्य अज्ञात था कि उसने इस चींटी को थोड़ा और गंभीरता से लिया और दूसरे की पहचान का पता लगाना चाहता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस मामूली अर्धचरण महान क्षेत्र की चींटी से डरता था। वह एक हाथ से इन 10,000 चींटियों का सफाया कर सकता था।
इसके साथ तेजेश्वर ने अचानक हमला किया, विराट की ओर एक हथेली से प्रहार किया। बूढ़े कुत्ते, इतने अहंकारी मत बनो। यह देखकर शार्दुल तुरंत विराट के सामने चमक गया। तेजेश्वर को अपने पंजे से थप्पड़ मारा। धड़ाम, पंजे टकराए, तुरंत एक कान फोड़ने वाली दहाड़ निकली। तेजेश्वर को दर्जनों फीट पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि शार्दुल को पीछे की ओर उड़ा दिया गया। तेजेश्वर लाखों वर्षों से अर्धचरण दिव्य विकास लोक में डूबा हुआ था, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था, जबकि शार्दुल ने हाल ही में आरोहण लोक में प्रवेश किया था। ताकत के मामले में शार्दुल तेजेश्वर से थोड़ा कमजोर था। हालांकि तेजेश्वर अभी भी शार्दुल द्वारा प्रदर्शित ताकत से काफी हैरान था। इस बेवकूफ बाघ की उत्पत्ति क्या है, इतनी जबरदस्त ताकत। शार्दुल तेजेश्वर द्वारा थप्पड़ मारे जाने से क्रोधित होकर अपना पंजा लहराया और चिल्लाया, बड़े कछुए, इसे पकड़ो। हाँ बड़े भाई, विशाल कछुए ने तुरंत जवाब दिया। कारण यह था कि उसने तेजेश्वर पर तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि वह अपने बड़े भाई की लाइमलाइट नहीं चुराना चाहता था। इतने लंबे समय तक शार्दुल का अनुसरण करने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि शार्दुल को दिखावा करना कितना पसंद था। यदि उसने अपने बड़े भाई की लाइमलाइट चुरा ली और उसे नाराज कर दिया तो उसका अपना उपचार कम हो जाएगा। आखिरकार उसे कितने साधना संसाधन मिले, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि शार्दुल ने उन्हें कैसे आवंटित किया। अब शार्दुल का आदेश प्राप्त करते हुए विशाल कछुए ने संकोच नहीं किया और तुरंत अपना पंजा घुमाया, तेजेश्वर की ओर प्रहार किया। जिस क्षण विशाल कछुए ने हमला किया, तेजेश्वर ने तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति को खुद को ढकते हुए महसूस किया। इस पंजे के प्रहार ने सीधे तेजेश्वर को मौत के खतरे का एहसास कराया। यह कैसे हो सकता है? इस विशाल कछुए की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? तेजेश्वर पूरी तरह से भयभीत था। विशाल कछुए के पंजे के प्रहार का सामना करते हुए तेजेश्वर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विशाल कछुए के आने वाले पंजे के प्रहार को पूरा करने के लिए अपने हाथ में वर्मा परिवार की कीमती कलाकृति को घुमाया। धड़ाम, हॉल में एक कान फोड़ने वाली दहाड़ गूंज उठी। तेजेश्वर पंजे से टकराकर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया, हॉल की दीवार से टकराया और आकाश में अपनी चढ़ाई जारी रखी। विशाल कछुआ हालांकि तेजेश्वर के पूर्ण बल के हमले के बावजूद पूरी तरह से स्थिर रहा। हालांकि पूरा हॉल उनके संघर्ष की भयानक शक्ति से चकनाचूर हो गया था। हालांकि हॉल को शक्तिशाली व्यूहों से प्रबलित किया गया था, लेकिन यह लड़ाई के भारी झटकों का सामना नहीं कर सका। लीलावती यह देखकर उतनी ही चकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विशाल कछुआ इतना शक्तिशाली होगा। विराट ने इतना शक्तिशाली पालतू जानवर कब प्राप्त किया, और वह बेवकूफ बाघ भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। बिना किसी नुकसान के तेजेश्वर जैसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ से सीधे हमले का सामना करने में सक्षम था। हालांकि शार्दुल तेजेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लीलावती उनके पिछले आदान प्रदान से बता सकती थी कि शार्दुल को हराना तेजेश्वर के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। उन छोटे 20 विषम वर्षों में न केवल विराट ने खुद बल्कि उसके पालतू जानवरों ने भी ताकत में अकल्पनीय वृद्धि का अनुभव किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने उन 20 वर्षों के दौरान विराट के साथ कई रोमांचक अनुभव याद किए थे। सौभाग्य से आज से वह विराट के पास लौट सकती थी। यह सोचकर लीलावती को खुशी और मिठास की लहर महसूस हुई। विशाल कछुए के पंजे के नीचे तेजेश्वर को उच्च ऊंचाई वाली आंधी तूफानी हवाओं में उड़ा दिया गया और बाहरी अंतरिक्ष की पहुंच में पटक दिया गया। बाहरी ब्रह्मांड में तेजेश्वर आखिरकार अपना पैर जमाने में कामयाब रहा। एक मुंह खून थूक दिया, उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे से भर गईं। वह नीले वस्त्र में युवक वास्तव में कौन है और उसके पास इतना शक्तिशाली पालतू जानवर कैसे है? विशाल कछुए के पंजे से स्वात होने के बाद तेजेश्वर अब पूरी तरह से निश्चित है कि वह उस विशाल कछुए का मुकाबला नहीं कर सकता। तेजेश्वर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ठाकुर वीरेन से मदद का अनुरोध करने के लिए अपना संचार टोकन निकाला। युवा मालिक, एक शक्तिशाली दुश्मन ने वर्मा परिवार पर हमला किया है। वे लीलावती को जब्त करना चाहते हैं। मैं उन्हें और नहीं रोक सकता। कृपया युवा मालिक मदद करें। क्या वे मेरे पात्र को चुराना चाहते हैं? किस कमीने की इतनी हिम्मत है? संदेश प्राप्त होने पर ठाकुर वीरेन दहाड़ उठा। तुम्हें मेरे लिए डटे रहना होगा। मैं अभी आ रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यह मामला बिल्कुल खोना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम्हारे पूरे वर्मा परिवार को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जी युवा मालिक, मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, तेजेश्वर ने जल्दी से जवाब दिया। वर्मा और ठाकुर परिवारों को जोड़ने वाला एक स्थानिक मार्ग था, इसलिए ठाकुर वीरेन को जल्दी पहुंचना चाहिए। तेजेश्वर ने नीचे देखा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। इस छोटे जानवर ने वर्मा परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की और ठाकुर वीरेन के पात्र को छूने की हिम्मत भी की। वह मौत को दावत दे रहा है। एक बार जब ठाकुर वीरेन आ जाता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे केवल निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तेजेश्वर अभी भी हैरान था कि नीले रंग में युवक लीलावती के मुख्य हॉल में चुपचाप कैसे दिखाई दिया। वर्मा परिवार का क्षेत्र व्यूहों से भारी रूप से किलेबंद था, जिससे बाहर से घुसपैठ करना बेहद मुश्किल हो गया था, विशेष रूप से निषिद्ध क्षेत्र में गहराई से। नीले रंग में युवक चुपचाप इन व्यूहों से गुजरा था। वर्मा परिवार की कई सुरक्षा को दरकिनार कर दिया और सीधे किसी को सचेत किए बिना निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। विशाल कछुए के पंजे से तेजेश्वर के स्वात होने के बाद लीलावती अपने पिता युग वर्मा को बचाने के लिए दौड़ी। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? लीलावती ने युग को जमीन से ऊपर उठने में मदद की, चिंता से पूछते हुए, खांसते हुए। मैं ठीक हूं। लीलावती की मदद से युग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उसे आश्वस्त करते हुए एक कमजोर मुस्कान का प्रबंधन किया। इतने सालों में यह पहली बार था जब उसने लीलावती को अपने बारे में इतना चिंतित देखा था। अपनी बेटी को ईमानदारी से पिताजी कहते हुए सुनकर उसे लगा कि वह बिना किसी पछतावे के मर सकता है। वरिष्ठ, यह एक उपचार गोली है। कृपया अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इसे लें। विराट ने एक उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और इसे युग को सौंप दिया। हालांकि युग की चोटें गंभीर थीं, लेकिन एक उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक नवजीवन संजीवनी गोली उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक नवजीवन संजीवनी गोली का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यह युवा मालिक कौन है? युग ने विराट की ओर देखा। उसकी आंखों में पूछताछ भरी थी। युग भी नीले रंग में इस अपरिचित युवक से काफी हैरान था। नीले रंग में यह युवक वास्तव में वर्मा परिवार के कई संरचनाओं और सुरक्षा के माध्यम से चुपचाप गुजरने में कामयाब रहा था, जो सीधे लीलावती के मुख्य हॉल में दिखाई दिया। इसके अलावा उसके बगल में 2 पालतू जानवर हर एक पिछले से ज्यादा भयानक थे। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लगा कि मध्य महाद्वीप में उसका किस तरह का दर्जा है कि उसके पास ऐसे 2 शक्तिशाली पालतू जानवर हैं। पिताजी, इनका नाम विराट है। ये मेरे आदमी हैं। लीलावती ने शर्माते हुए कहा। क्या विराट तुम्हारा आदमी? यह सुनकर युग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लीलावती द्वारा बताई गई युग को सौंप दिया।
हालांकि युग की चोटें गंभीर थीं, लेकिन एक उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक नवजीवन संजीवनी गोली उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक नवजीवन संजीवनी गोली का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यह युवा मालिक कौन है? युग ने विराट की ओर देखा। उसकी आंखों में पूछताछ भरी थी। युग भी नीले रंग में इस अपरिचित युवक से काफी हैरान था। नीले रंग में यह युवक वास्तव में वर्मा परिवार के कई संरचनाओं और सुरक्षा के माध्यम से चुपचाप गुजरने में कामयाब रहा था, जो सीधे लीलावती के मुख्य हॉल में दिखाई दिया। इसके अलावा उसके बगल में 2 पालतू जानवर हर एक पिछले से ज्यादा भयानक थे। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लगा कि मध्य महाद्वीप में उसका किस तरह का दर्जा है कि उसके पास ऐसे 2 शक्तिशाली पालतू जानवर हैं। पिताजी, इनका नाम विराट है, ये मेरे आदमी हैं, लीलावती ने शर्माते हुए कहा। क्या विराट तुम्हारा आदमी? ये सुनकर युग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लीलावती द्वारा बताई गई दोनों में से कोई भी पहचान उसे उसके मूल तक चौंकाने के लिए पर्याप्त होती। दोनों के संयोजन की तो बात ही छोड़िए। तुम विराट हो, युवा मालिक विराट, जो मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की नवागंतुक सूची में पहले स्थान पर थे, प्रसिद्ध सूर्यवीर के बेटे। युग ने विराट को घूरा, पूरी तरह से हैरान। ये सही है, ये मैं ही हूं। विराट ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और थोड़ा मुस्कुराया। होश में आने से पहले युग काफी देर तक स्तब्ध रहा। फिर वह लीलावती की ओर मुड़ा और अस्थायी रूप से पूछा, लीलावती, युवा मास्टर विराट तुम्हारे आदमी कब बने? ऐसा कैसे हुआ कि उसे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था? रमेश ने कभी यह उल्लेख नहीं किया था कि वर्मा परिवार में लौटने के बाद लीलावती का पवनगढ़ राजवंश में कोई दांववादी साथी था। इसके अलावा लीलावती स्पष्ट रूप से अभी भी कुंवारी थी, तो यह आदमी कहां से आया? सवालों की इस श्रृंखला ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रहा है। उस समय पवनगढ़ राजवंश में विराट पहले से ही मेरा आदमी था और अलग होने से पहले उसने मुझे अपनी पहली पत्नी का पद छोड़ने का वादा किया था। लीलावती ने शर्माते हुए कहा। यह सुनकर विराट के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसने केवल लीलावती के अनुरोध को एक अस्थायी उपाय के रूप में स्वीकार किया था, ताकि उसे अपनी जान लेने से रोका जा सके और तब तक इंतजार किया जा सके जब तक कि वह उसे वापस लेने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। इसके अलावा उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा था कि वह उसे अपनी पहली पत्नी का पद छोड़ देगा। उसने केवल इतना कहा था कि क्या वह उसकी पहली पत्नी बन सकती है, यह उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अगर वह सीधे लीलावती को अपनी पहली पत्नी बनाता तो निहारिका, शालिनी और यामिनी सभी दुनिया को उल्टा कर देंगी और उसके आगे कोई अच्छे दिन नहीं होंगे। यह इस बारे में बाद में बात करते हैं। वरिष्ठ, कृपया पहले अपनी उपचार गोलियां लें। उपचार प्राथमिकता है। विराट ने जल्दी से विषय बदल दिया। हाँ पिताजी, उपचार प्राथमिकता है, लीलावती ने गूंजते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर विराट। युग ने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट से नवजीवन संजीवनी गोली स्वीकार कर ली। हालांकि उसका मन अभी भी संदेह से भरा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से और पूछताछ करने का समय नहीं था। गोली लेने के बाद युग की चोटें एक दृश्य गति से तेजी से ठीक होने लगीं। बस कुछ ही सांसों में उसकी चोटें, जिन्होंने उसे अधमरा कर दिया था, पूरी तरह से ठीक हो गईं। इस तरह की आश्चर्यजनक प्रभावकारिता ने युग को सदमे से अवाक छोड़ दिया। यहां तक कि उसके वर्मा परिवार की सबसे शक्तिशाली उपचार गोलियां भी विराट द्वारा दी गई इस गोली की तुलना में बहुत कम प्रभावी थीं। इतनी अद्भुत उपचार गोली के साथ वर्मा परिवार के विशेषज्ञों का समूह जो तेजेश्वर पर हमला करने में उसके साथ शामिल हुआ था, अब बच गया था। इससे पहले तेजेश्वर ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित की थी, जिससे उसे घेरने वाले वर्मा परिवार के विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कई तो सीधे मारे गए, लेकिन ज्यादातर केवल गंभीर रूप से घायल हुए और तुरंत नहीं मरे। आमतौर पर इतनी गंभीर चोटों के साथ वर्मा परिवार के कुछ ही विशेषज्ञ बचे होते। हालांकि यदि विराट हस्तक्षेप करता तो लगभग सभी गंभीर रूप से घायल वर्मा परिवार के विशेषज्ञों को बचाया जा सकता था। यह सोचकर युग तुरंत विराट के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वरिष्ठ, आप क्या कर रहे हैं? यह देखकर विराट चौंक गया और उसे ऊपर उठाने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। दक्षिणी महाद्वीप में सदस्यों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इससे पहले तेजेश्वर वर्मा ने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था और उन्हें घेरने वाले वर्मा परिवार के विशेषज्ञों को बुरी तरह घायल कर दिया था। कई लोग तो मौके पर ही मारे गए थे, लेकिन अधिकांश केवल गंभीर रूप से घायल थे और तुरंत नहीं मरे थे। आमतौर पर इतनी गंभीर चोटों के साथ वर्मा परिवार के बहुत कम विशेषज्ञ ही बच पाते। हालांकि यदि विराट हस्तक्षेप करे तो गंभीर रूप से घायल वर्मा परिवार के लगभग सभी विशेषज्ञों को बचाया जा सकता था। यह सोचकर युग वर्मा तुरंत विराट के सामने घुटनों पर बैठ गए। वरिष्ठ, आप यह क्या कर रहे हैं? यह देखकर विराट चौंक गए और उन्हें उठाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। कुंवर विराट, मेरी एक विनती है और मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। युग वर्मा ने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। वरिष्ठ, कृपया पहले उठ जाइए, विराट ने बेबसी से कहा। यह व्यक्ति लीलावती का सगा पिता है। यदि लीलावती भविष्य में वास्तव में उसकी जीवन संगिनी बनती है तो यह व्यक्ति उसका ससुर बन जाएगा। उसके लिए विराट के सामने घुटने टेकना वास्तव में अनुचित है। कुंवर विराट, मेरे अलावा वर्मा परिवार के कई अन्य योद्धा तेजेश्वर वर्मा द्वारा घायल किए गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मदद का हाथ बढ़ाएं और उन्हें बचाएं। मैं जानता हूं कि यह अनुरोध बहुत अनुचित है, लेकिन वर्मा परिवार के ये योद्धा मेरे कारण तेजेश्वर वर्मा द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं वास्तव में उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जब तक कुंवर विराट उनका इलाज करने को तैयार हैं, मैं आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। युग वर्मा ने ऊपर विराट की ओर देखा। उनके चेहरे पर याचना और इच्छा साफ झलक रही थी। वरिष्ठ, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वे सभी लीलावती को बचाने की कोशिश करते हुए इस अंजाम तक पहुंचे हैं। अगर आपने कुछ नहीं कहा होता तब भी मैं चुपचाप तमाशा देखते हुए उन्हें मरने नहीं देता, विराट ने गंभीर स्वर में कहा। तो मैं उनकी ओर से कुंवर विराट को धन्यवाद देता हूं। यह सुनकर युग वर्मा खुशी से झूम उठे। उन्होंने फिर विराट के सामने गहरा सिर झुकाया और फिर विराट की मदद से खड़े हो गए। तभी आसमान से एक अत्यंत क्रोधित आवाज आई। किसकी इतनी मजाल है जो मेरी औरत को चुराने की कोशिश करे? जैसे ही आवाज गूंजी, वर्मा परिवार के ऊपर एक स्त्रैण चेहरे वाला युवक दिखाई दिया। यह ठाकुर वीरेन था, जो स्थानिक मार्ग के जरिए ठाकुर परिवार से आया था। ठाकुर वीरेन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम्हारे ठाकुर परिवार के कर्ज का कुछ ब्याज पहले तुम्हारे साथ ही चुकाऊंगा, विराट ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। कनिष्क परिवार और ठाकुर परिवार जानी दुश्मन थे। उस समय यह ठाकुर परिवार का लगातार पीछा करना और दबाव डालना ही था, जिसके कारण कनिष्क परिवार बिखर गया था और विराट अभी तक अपनी मां को नहीं देख पाया था। 20 साल से भी पहले यह ठाकुर वीरेन ही था, जिसके कारण वर्मा परिवार ने लीलावती का अपहरण करने के लिए लोगों को पवनगढ़ राजवंश भेजा था। कुछ साल पहले ठाकुर परिवार ने युमेश शाही शहर में उसके पिता सूर्यवीर को घेरने और मारने के लिए लोगों को भेजा था। यहाँ तक कि ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य व्यक्तिगत रूप से उसके पिता पर हमला करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप गए थे। और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में यह ठाकुर विजय और अन्य लोगों के कारण ही था कि उसका तीसरा अवतार अब लापता है। ठाकुर परिवार द्वारा उसके परिवार पर किए गए कर्ज अनगिनत हैं। विराट, तुम हो? ठाकुर वीरेन विराट को देखकर दंग रह गया। फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ बोला, तुच्छ जानवर, मैं तो बदला लेने की तलाश में था और तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उसे सार्वजनिक रूप से सूर्यवीर द्वारा तमाचा मारा गया था, जिससे वह आसमान से जमीन पर गिर गया था और उसे एक अभूतपूर्व अपमान सहना पड़ा था। सूर्यवीर अब एक दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ है और वह उसे अभी हरा नहीं सकता, इसलिए वह केवल सूर्यवीर के बेटे के साथ यह हिसाब बराबर कर सकता है। क्या यह तुच्छ जानवर सूर्यवीर का बेटा विराट है? इस पल तेजेश्वर वर्मा भी आसमान से परे से लौटा और ठाकुर वीरेन के पास आ गया। जब उसने ठाकुर वीरेन के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक अत्यंत हैरान अभिव्यक्ति आने से नहीं रुक सकी। ठाकुर विक्रमादित्य को हराने के बाद से मध्य महाद्वीप दांव संघ में सूर्यवीर की प्रतिष्ठा आसमान छू रही है। यहाँ तक कि ठाकुर परिवार भी अब सूर्यवीर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो उसके वर्मा परिवार की तो बात ही छोड़िए, जो ठाकुर परिवार का एक अधीनस्थ परिवार है। यदि सूर्यवीर बदला लेने आता है तो उसका वर्मा परिवार इसका विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ होगा। अब यह सुनकर कि यह वास्तव में सूर्यवीर का बेटा है जो उनके दरवाजे पर आया है, तेजेश्वर वर्मा कैसे भयभीत नहीं होता? डरने की क्या बात है? वह सिर्फ सूर्यवीर का बेटा है, खुद सूर्यवीर नहीं। इसके अलावा भले ही वह सूर्यवीर होता तो क्या हुआ? क्या मेरा ठाकुर परिवार उससे डरता है? ठाकुर वीरेन ने तेजेश्वर वर्मा के स्वर में सदमे को स्पष्ट रूप से महसूस किया। तुरंत मुड़ा और उसे घूरते हुए गुस्से में चिल्लाया, जी, कुंवर बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ठाकुर वीरेन का गुस्सा देखकर तेजेश्वर वर्मा ने जल्दी और चापलूसी से उत्तर दिया, विराट मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाकुर वीरेन ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए, सीधे हाथ बढ़ाकर विराट पर प्रहार किया। आसमान से एक विशाल हाथ नीचे उतरा। ठाकुर वीरेन अब एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था जो अर्धचरण दिव्य विकास लोक के अवरोध चरण तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। इससे पहले कि हथेली का प्रहार आधिकारिक रूप से उतरता, उसके दबाव ने युग वर्मा और लीलावती का दम घोंट दिया। महाकुर्मा हमला करो। यह देखते ही विराट ने तुरंत आदेश दिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह ठाकुर वीरेन जैसे विशेषज्ञ को हराने की संभावना नहीं रखता था। हालांकि अपने पास दो शक्तिशाली योद्धाओं शार्दुल और महाकुर्मा विशाल कछुआ के होने से उसे व्यक्तिगत रूप से ठाकुर वीरेन से निपटने की आवश्यकता नहीं थी। जी बॉस। विराट का आदेश सुनते ही महाकुर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत एक विशाल कछुए में बदल गया जो हजारों मील लंबा था। उसके चार अविश्वसनीय रूप से मोटे पंजे चार स्तंभों की तरह लग रहे थे जो स्वर्ग को सहारा दे रहे थे। महाकुर्मा न तो पीछे हटा और न ही उसने कोई बचाव किया। सीधे अपने शरीर का उपयोग उस विशाल आकाश को ढकने वाले हाथ का सामना करने के लिए किया जो आसमान से नीचे उतरा था। धड़ाम। आकाश को ढकने वाला हाथ महाकुर्मा की पीठ पर जोर से लगा, जिससे एक कान फोड़ने वाली दहाड़ निकली। लेकिन यह भयानक प्रहार महाकुर्मा के लिए एक गुदगुदी जैसा था जो उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ था। यहां तक कि दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ एल्डर योगिता एक आदिम जादुई खजाना का उपयोग करते हुए भी मुश्किल से उस विशाल कछुए को घायल कर पाई थी। ठाकुर वीरेन की शक्ति के साथ भले ही कछुआ स्थिर खड़ा रहे और वह 100 साल तक हमला करता रहे, वह उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ की शक्ति के बिना कछुए की सुरक्षा को तोड़ना बस असंभव था। यह देखकर ठाकुर वीरेन सदमे और क्रोध दोनों में था। इस तुच्छ जानवर को इतना शक्तिशाली कछुआ कहां से मिला? तेजेश्वर वर्मा मेरे साथ आओ और इस विशाल कछुए को नष्ट कर दो। यह देखकर कि वह अकेले कछुए को नहीं हरा सकता, ठाकुर वीरेन तुरंत तेजेश्वर वर्मा की ओर मुड़ा और चिल्लाया, जी कुंवर। तेजेश्वर वर्मा केवल अनिच्छा से सहमत हो सका। यद्यपि वह कछुए से भयभीत था, लेकिन वह ठाकुर वीरेन के आदेशों की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता था। यदि उसने ठाकुर वीरेन के आदेशों की अवज्ञा करने और अकेले भागने की हिम्मत की तो एक दयनीय भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तुरंत सेना में शामिल हो गए और साथ मिलकर विशाल कछुए पर हमला कर दिया। दहाड़। विशाल कछुआ आकाश की ओर दहाड़ा, एक विशाल पंजा उठाया और उसे ठाकुर वीरेन की ओर पटक दिया। उस पंजे में निहित भयानक शक्ति को महसूस करते हुए ठाकुर वीरेन ने उसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दे दिया। विराट ने विशाल कछुए और ठाकुर वीरेन तथा तेजेश्वर वर्मा के बीच की लड़ाई पर एक नजर डाली, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने व्यक्तिगत रूप से विशाल कछुए की ताकत देखी थी। जब तक कोई दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ न हो, कोई भी विशाल कछुए को नहीं हरा सकता था। यद्यपि ठाकुर वीरेन शक्तिशाली था, लेकिन वह विशाल कछुए का मुकाबला नहीं कर सकता था। विराट ने बड़ी संख्या में नवजीवन संजीवनी गोलियां निकाली और उन्हें लीलावती और युग वर्मा को सौंपते हुए कहा, वरिष्ठ लीलावती, लोगों को बचाने के लिए ये उपचारात्मक गोलियां लें। धन्यवाद कुंवर विराट। युग वर्मा नवजीवन संजीवनी गोलियां प्राप्त करके बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विराट के सामने गहरा सिर झुकाया। आप बहुत दयालु हैं वरिष्ठ। विराट ने भी झुककर उत्तर दिया। नवजीवन संजीवनी गोलियां प्राप्त करने के बाद युग वर्मा ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत लोगों को बचाने के लिए चले गए। विराट ने शार्दुल को लीलावती की रक्षा के लिए उसके पास रहने और उसे नुकसान से बचाने के लिए कहा। विराट ने फिर एक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला और तुरंत अरबों मील दूर टेलीपोर्ट हो गया। एक एकांत जगह ढूंढकर वहां एक स्थानिक व्यूह स्थापित किया। दक्षिणी महाद्वीप में विराट के निर्मल अवतार ने पहले ही एल्डर योगिता को ढूंढ लिया था और उनसे किसी भी समय उसके मुख्य शरीर का समर्थन करने के लिए तैयार रहने को कहा था। इतने कम समय में ठाकुर वीरेन की वर्मा परिवार में पहुंचने की क्षमता यह दर्शाती है कि वर्मा और ठाकुर परिवारों के बीच एक टेलीपोर्टेशन विधि होनी चाहिए, जैसे कि एक स्थानिक व्यूह या आकाशीय चैनल, जिससे ठाकुर परिवार के योद्धा जल्दी से वर्मा परिवार तक पहुंच सके। जबकि विशाल कछुआ आसानी से अकेले ठाकुर वीरेन को संभाल सकता था, विराट को चिंता थी कि यदि ठाकुर वीरेन हारने लगा तो वह ठाकुर परिवार से और मदद मांग सकता है। यदि ठाकुर परिवार के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या आ गई तो विशाल कछुआ हमले का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, एल्डर योगिता जैसे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का संरक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा। यदि ठाकुर परिवार ने ठाकुर विक्रमादित्य जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को तैनात किया जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण का विशेषज्ञ है, तो शायद विराट के पास अपने पिता सूर्यवीर को हस्तक्षेप करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्थानिक व्यूह स्थापित करने के बाद उसके भीतर प्रकाश की एक किरण चमकी और एल्डर योगिता पहले ही स्थानिक व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप से आ चुकी थी। वर्मा परिवार के ऊपर विशाल कछुए के खिलाफ अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद ठाकुर वीरेन और तेजेश्वर वर्मा को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लड़ाई के केवल 100 दौर के बाद ठाकुर वीरेन पहले ही अपनी सीमा पर था। यह केवल इसलिए था क्योंकि विशाल कछुआ बहुत ही फुर्तीला था, अन्यथा भले ही वह और तेजेश्वर वर्मा सेना में शामिल हो जाते, वे शायद इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाते। ठाकुर वीरेन ने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली विशाल कछुए पर एक नजर डाली। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना संचार टोकन निकाला और सीधे ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य से संपर्क किया। कुलपति, वह तुच्छ जानवर विराट, सूर्यवीर का बेटा, ठाकुर परिवार के एक अधीनस्थ परिवार वर्मा परिवार पर हमला करने के लिए शक्तिशाली योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा है। मैं अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकता। स्थिति बहुत गंभीर है। कृपया हमें बचाने के लिए किसी को भेजें। क्या उस तुच्छ जानवर ने वास्तव में ठाकुर परिवार के एक अधीनस्थ परिवार पर हमला करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया? यह अपमानजनक है। यह सुनकर ठाकुर विक्रमादित्य आग बबूला हो गए। तुम रुको, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजूंगा। ठाकुर परिवार के परिसर के अंदर ठाकुर विक्रमादित्य ने ठाकुर वीरेन के साथ संपर्क काट दिया और एक गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाए, कोई है? कुलपति, आपके क्या आदेश हैं? मुख्य हॉल के बाहर एक योद्धा ने जल्दी से प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक ठाकुर विक्रमादित्य को नमन किया। अपने आदमियों को इकट्ठा करो और उन्हें ठाकुर वीरेन का समर्थन करने के लिए वर्मा परिवार में भेजें। वर्मा परिवार पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों का सफाया करें, विशेष रूप से सूर्यवीर के बेटे को पकड़ें। यदि आप उसे जीवित नहीं पकड़ सकते तो उसे मार डालें। ठाकुर विक्रमादित्य ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। जी कुलपति, योद्धा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। आदेश जारी करने के बाद ठाकुर विक्रमादित्य उदास अभिव्यक्ति के साथ हॉल में कुछ देर तक इधर उधर टहलते रहे। अंत में उन्होंने स्वयं वर्मा परिवार जाने का निर्णय लिया। हालांकि वर्मा और ठाकुर परिवारों के बीच का स्थानिक मार्ग केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को समायोजित कर सकता था, न कि उन जैसे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के शीर्ष विशेषज्ञ को। इसलिए वह केवल उड़कर ही वर्मा परिवार की यात्रा कर सकते थे। वर्मा परिवार ठाकुर परिवार के दक्षिण में स्थित था, 500 खरब मील की दूरी पर। लेकिन 500 खरब मील उन जैसे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के विशेषज्ञ के लिए कुछ भी नहीं था। वह अधिक से अधिक 5 दिनों में वर्मा परिवार तक पहुंच सकते थे। वर्मा परिवार के ऊपर ठाकुर परिवार की लामबंदी के तहत अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या वर्मा और ठाकुर परिवारों के बीच के स्थानिक मार्गों से बाहर निकलने लगी। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे साथ मिल जाओ और इस विशाल कछुए को मार डालो। ठाकुर परिवार के विशेषज्ञों को उड़ते हुए आते देख ठाकुर वीरेन चिल्लाया। यह विशाल कछुआ बस बहुत विशाल था, जो 1 लाख मील के दायरे में फैला हुआ था। बस उसका विशाल शरीर एक उत्कृष्ट रक्षात्मक ढाल था। विशाल कछुए को मारने से पहले वह उसके नीचे छिपे विराट और अन्य लोगों को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस पल ठाकुर वीरेन इस बात से अनजान था कि विराट पहले ही एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करके वर्मा परिवार की पैतृक भूमि को छोड़ चुका था और एक स्थानिक व्यूह स्थापित करने के लिए खरबों मील दूर एक जगह पर गया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि विशाल कछुए का आकार बहुत विशाल था, जो नीचे सब कुछ पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था, जिससे उसके लिए यह देखना असंभव हो गया कि नीचे क्या हो रहा था। ठाकुर परिवार के विशेषज्ञ जो पहुंचे थे वे भी इस विशाल कछुए को देखकर अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, जो 1 लाख मील के दायरे में फैला हुआ था। ऐसा विशाल जानवर पूरे शक्ति
कि सिंधु महाद्वीप में भी अत्यंत दुर्लभ है। सुदूर उत्तर के पौराणिक दानव लोक के अलावा किसी ने कभी नहीं सुना है कि ऐसा भयानक जीव मध्य महाद्वीप में मानव जाति के क्षेत्र में दिखाई दिया हो। किसी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विशाल कछुए पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इतने सारे अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के तहत विशाल कछुआ लड़खड़ाने लगा था, लेकिन सबसे नाजुक पल में बैंगनी वस्त्रों में एक आकृति अचानक हवा से प्रकट हुई। वाह वाह, तुम्हारा ठाकुर परिवार हमेशा की तरह बेशर्म है। तुम में से इतने सारे लोग एक विशाल कछुए पर गिरोह बना रहे हैं। पूरे मध्य महाद्वीप में तुम शायद अपने ठाकुर परिवार से अधिक बेशर्म ताकत नहीं ढूंढ पाओगे। बैंगनी वस्त्रों वाली महिला ने आकाश में ठाकुर परिवार के कई विशेषज्ञों पर एक नजर डाली और गुस्से में कहा, एल्डर योगिता। बैंगनी वस्त्रों में इस महिला को देखकर ठाकुर वीरेन के चेहरे का भाव काफी बदल गया। उसने सदमे में कहा, तुम भी यहाँ कैसे आ गई? अगर तुम सब यहाँ हो सकते हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? एल्डर योगिता ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। इन बेकार कमीनों के साथ और शब्दों की परवाह किए बिना उन्होंने बस अपना हाथ बढ़ाया और एक निम्न श्रेणी का आदिम जादुई खंजर उनकी पकड़ में आ गया। व्यूह बनाओ। यह देखकर ठाकुर वीरेन ने घोर आश्चर्य में चीख मारी। लानत है, आदिम जादुई हथियार, क्या वे अवाम हो गए हैं? एल्डर योगिता ने हाल ही में दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया है, उन्हें आदिम जादुई हथियार कहां से मिला? अन्य ठाकुर परिवार के विशेषज्ञ भी यह देखकर पीले पड़ गए। एल्डर योगिता के हमले की तैयारी के लिए जल्दबाजी में एक अत्यंत कठोर रक्षात्मक व्यूह बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल्दबाजी में अपनी युद्ध संरचना पूरी की, एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने उनके रक्षात्मक व्यूह पर प्रहार किया। धड़ाम। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने रक्षात्मक युद्ध संरचना पर प्रहार किया। तुरंत एक कान फोड़ने वाली दहाड़ निकली। हालांकि युद्ध संरचना बनाने वाले अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक थी और इस रक्षात्मक युद्ध संरचना की शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। वास्तव में एल्डर योगिता के तलवार के प्रहार को रोक रही थी। यह देखकर ठाकुर वीरेन और अन्य ठाकुर परिवार के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। यह देखकर कि एल्डर योगिता उनकी युद्ध संरचना को नहीं तोड़ सकती, ठाकुर वीरेन और अन्य ठाकुर परिवार के विशेषज्ञ तुरंत और अधिक साहसी हो गए। एल्डर योगिता, तुमने वास्तव में हमारे ठाकुर परिवार पर आक्रमण करने की हिम्मत की। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। ठाकुर वीरेन ने एल्डर योगिता को घूरा और गुस्से में चिल्लाया। क्या ऐसा है? मैं देखना चाहूंगी कि तुम मुझे मारने की योजना कैसे बनाते हो। यह सुनकर एल्डर योगिता ने उपहास किया। ठाकुर परिवार के इन अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने एक शक्तिशाली युद्ध संरचना बनाई जो वास्तव में उनके लिए थोड़ी परेशानी थी। हालांकि यह सोचना कि वे केवल इस संरचना के साथ उन्हें मार सकते हैं बस एक मजाक था। एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में वह ठाकुर परिवार के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई इस युद्ध संरचना पर हमला कर सकती थी या बचाव कर सकती थी। भले ही वह जीत न सके, वह आसानी से बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकती थी। जब तक कि एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जानबूझकर मौत से नहीं लड़ता, केवल एक युद्ध संरचना के साथ उन्हें मारना व्यावहारिक रूप से असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बहुत तेज थे। यदि वे भागना चाहते थे तो युद्ध संरचना बस उन्हें रोक नहीं सकती थी। बेशक यदि एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ एक घात में गिर जाता और युद्ध संरचना से घिरा होता तो यह एक अलग कहानी होती। एल्डर योगिता ने अपनी लंबी तलवार उठाई। अगला, वह पूरी ताकत लगाएगी और ठाकुर परिवार के इन अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं से लड़ेगी। यह उन्हें पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रशिक्षण के प्रभावों का परीक्षण करने और यह देखने की भी अनुमति देगा कि उनकी कठिन साधना के माध्यम से उनकी शक्ति में कितना सुधार हुआ है। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद से उन्हें अभ्यास करने के लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल हो गया था। सूर्यवीर की शक्ति बहुत अधिक थी। उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना हार को आमंत्रित करने के बराबर होगा और एल्डर योगिता इस जूनियर के सामने अपना चेहरा नहीं खोना चाहती थी। जहां तक दिव्या पवन महल की स्वामिनी का सवाल है, वह भी उनकी जूनियर भतीजी थी। यदि वे अभ्यास करते तो महारानी रेणुका निश्चित रूप से पीछे हट जाती, अपनी असली शक्ति को उजागर करने से डरती और शायद बीच लड़ाई में हार स्वीकार कर लेती, जिससे अभ्यास व्यर्थ हो जाता। यद्यपि उनकी सीनियर बहन एल्डर विदुषी ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उन्होंने उनके साथ अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर विदुषी ने कुछ साल बाद सफलता हासिल की थी और एल्डर विदुषी जानती थी कि वह अपनी जूनियर बहन का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। स्वाभाविक रूप से वह उनके सामने अपना चेहरा नहीं खोना चाहती थी। इसलिए दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर योगिता ने एक गुरु के रूप में अकेलेपन के कई वर्षों का अनुभव किया था। अभ्यास करने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल था। हालांकि आज स्पष्ट रूप से एक सही अवसर था। आगामी भीषण युद्ध के बारे में सोचकर एल्डर योगिता का खून उत्साह से उबल रहा था। जैसे ही एल्डर योगिता अपना कौशल दिखाने वाली थी, उनके ऊपर अचानक जगह फट गई और एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्थानिक दरार से उभरा। यह कोई और नहीं बल्कि दांव संघ के उपाध्यक्ष दिवाकर थे। उपाध्यक्ष दिवाकर ने दृश्य पर एक नजर डाली और जब उनकी निगाह एल्डर योगिता पर पड़ी तो वे अपनी हताशा में अपना माथा रगड़ने से खुद को नहीं रोक सके। मैं कहता हूं एल्डर योगिता, क्या तुम कृपया चुप रहोगी? हर दूसरे दिन मुसीबत खड़ी करना, क्या यह दिलचस्प है? उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर योगिता को देखा, कुछ थके हुए लग रहे थे और कहा, दिव्या पवन महल के ये लोग वास्तव में जानते हैं कि मुसीबत कैसे खड़ी की जाती है। ज्यादा समय नहीं हुआ है और उन्होंने पहले ही इस तरह की शरारत फिर से शुरू कर दी है। अभी सीमा और दानव कबीले के बीच युद्ध अविश्वसनीय रूप से भयंकर है और उनके पास दाव संघ के आंतरिक मामलों से निपटने के लिए वास्तव में ज्यादा ऊर्जा नहीं है। ये लोग बस उन्हें चैन नहीं लेने देते। उपाध्यक्ष दिवाकर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। दिव्या पवन महल ने बिना किसी कारण के मेरे ठाकुर परिवार के संबद्ध परिवार पर हमला किया। दिव्या पवन महल को इसके लिए हमारे ठाकुर परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। उपाध्यक्ष दिवाकर को प्रकट होते देख ठाकुर वीरेन ने तुरंत उन पर खलनायक होने का आरोप लगाया। एल्डर योगिता, वास्तव में क्या हुआ? उपाध्यक्ष दिवाकर ने लाचारी से पूछा, एल्डर योगिता की ओर देखते हुए। ठाकुर परिवार के प्रति उनकी कोई सद्भावना नहीं थी, लेकिन उन्हें दिव्या पवन महल के प्रति एक निश्चित लगाव था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एल्डर योगिता स्पष्ट रूप से गलत थी, क्योंकि उन्होंने कहर बरपाने के लिए दक्षिणी महाद्वीप से वर्मा परिवार के क्षेत्र तक का सफर तय किया था। यह स्पष्ट रूप से एल्डर योगिता का मुसीबत खड़ा करना था, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल था। उपाध्यक्ष दिवाकर, आप इस बात से अनजान हैं कि हम वर्मा परिवार के क्षेत्र में आए क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह सब हम पर ठाकुर परिवार द्वारा थोपा गया था। इस पल विराट ऊपर उड़ा और उपाध्यक्ष दिवाकर को नमन किया। ये एकदम बकवास है। मेरे ठाकुर परिवार ने तुम्हें हमारे क्षेत्र पर कहर बरपाने के लिए मजबूर किया। विराट, अगर तुम झूठ गढ़ने जा रहे हो तो कम से कम इसे विश्वसनीय बनाओ। यह सुनकर ठाकुर वीरेन तुरंत गुस्से में दहाड़ा। उपाध्यक्ष दिवाकर विराट को प्रकट होते देख एक और सिरदर्द महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर बार जब दिव्या पवन महल मुसीबत खड़ी करता था तो वह इस बच्चे से अविभाज्य था। यह बच्चा अपने पिता सूर्यवीर से भी अधिक मुसीबत वाला था। बच्चे, वास्तव में क्या हो रहा है? उपाध्यक्ष दिवाकर ने विराट की ओर मुड़कर लाचारी से पूछा। उपाध्यक्ष दिवाकर, ठाकुर वीरेन मेरी दोस्त को साधना पात्र के रूप में चुराना चाहता है। मुझे बताइए, क्या मैं चुपचाप खड़ा रह सकता हूं? विराट ने उपाध्यक्ष दिवाकर की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, ठाकुर वीरेन, क्या यह सच है? यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह ठाकुर वीरेन की ओर मुड़े और गंभीर स्वर में पूछा। वह लंबे समय से ठाकुर परिवार की साधना पद्धति से असंतुष्ट थे, लेकिन ठाकुर परिवार की अपार शक्ति के कारण इससे निपटना बहुत परेशानी भरा था। इसके अलावा ठाकुर परिवार ने ऐसे मामलों को बहुत सफाई से संभाला जिससे किसी के लिए कोई स्पष्ट सबूत ढूंढना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्हें इस मामले को बार बार सहन करना पड़ा। लेकिन अगर आज का मामला वास्तव में वैसा ही था जैसा विराट ने कहा था कि ठाकुर वीरेन ने पहले उसकी दोस्त को साधना पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए पकड़ा था, तो न केवल एल्डर योगिता को वर्मा परिवार के क्षेत्र में मुसीबत खड़ी करने के लिए लाना अनुचित होगा, बल्कि भले ही विराट ठाकुर वीरेन को मार डाले, यह बिल्कुल भी अत्यधिक नहीं होगा। यह एकदम बकवास है। उपाध्यक्ष दिवाकर, इसकी बकवास न सुने, यह पूरी तरह से असत्य है। यह सुनकर ठाकुर वीरेन ने गुस्से में कहा, ठाकुर वीरेन, तुम वास्तव में जानते हो कि कैसे झूठ बोला जाता है। क्या तुम स्वर्गीय दांव की शपथ लेने की हिम्मत करते हो कि तुम्हारा इरादा लीलावती को साधना पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए पकड़ने का नहीं था? यह सुनकर विराट ने उपहास किया। लीलावती वर्मा परिवार की सदस्य है, उसने स्वेच्छा से मेरे साथ साधना की, इसका तुमसे क्या लेना देना है?
ठाकुर वीरेन ने गुस्से में कहा। हाँ, स्वेच्छा से तुम्हारे साथ साधना की, यह कहना तुम्हारे लिए आसान है। विराट ने उपहास किया। लीलावती पवन ग्रह राजवंश में बड़ी हुई और लंबे समय से मेरे तलवार संप्रदाय की सदस्य रही है, लेकिन 20 साल से भी पहले तुमने लोगों को पवन ग्रह राजवंश भेजा और उसे जबरन मेरे तलवार संप्रदाय से छीन लिया। उस समय मेरे तलवार संप्रदाय की अपर्याप्त ताकत के कारण हम केवल असहाय होकर देख सकते थे कि तुम उसे पवन ग्रह राजवंश से दूर ले गए। आज अब जब मेरे पास पर्याप्त ताकत है, मैं स्वाभाविक रूप से उसे फिर से आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकता। बकवास, ये सब तुम्हारे द्वारा गढ़ा गया है, यह विश्वसनीय नहीं है। ठाकुर वीरेन ने उपहास किया। वर्मा परिवार का कोई सदस्य पवन ग्रह राजवंश जैसी दूर-दराज गरीब जगह में कैसे रह सकता है? तुमने इस झूठ को गढ़ने के लिए इतनी हदें पार कर दी हैं। ठाकुर वीरेन वास्तव में लीलावती के अनुभवों के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह केवल यह जानता था कि वर्मा परिवार के पास बेदाग त्वचा वाली एक प्राकृतिक रूप से सुंदर महिला थी, जो उसके लिए दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श पात्र थी। जहां तक वर्मा परिवार के भीतर विभिन्न कलह का सवाल है, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह केवल यह परवाह करता था कि जब भी उसे उसकी आवश्यकता हो, इस बेदाग त्वचा वाली सुंदर महिला को उसे सौंप दिया जाए। उपाध्यक्ष दिवाकर, विराट ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। मैं लंबे समय से विराट की महिला रही हूं। उस समय वर्मा परिवार ने अपने गंदे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे जबरन पवन ग्रह राजवंश से दूर ले लिया, मुझे विराट से अलग कर दिया। मैं स्वेच्छा से कभी भी ऐसे गंदे कमीनों के लिए पात्र नहीं बनी। मैं उपाध्यक्ष दिवाकर से सच्चाई देखने की विनती करती हूं। इस पल लीलावती भी ऊपर उड़ी और उपाध्यक्ष दिवाकर को नमन किया। तू छोटी चुड़ैल, तेरी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर ठाकुर वीरेन आगा बबूला हो गया। उसने लीलावती को घूरा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और दहाड़ा। वह लंबे समय से लीलावती को अपनी निजी संपत्ति मानता था और अब उसे धोखा देते हुए और उसके जानी दुश्मन विराट की उसके खिलाफ मदद करते हुए देखकर ठाकुर वीरेन स्वाभाविक रूप से हद से ज्यादा क्रोधित था। तुम्हारे साथ विश्वासघात? ठाकुर वीरेन, तुम बहुत अहंकारी हो। काश मैं तुम्हें धूल में मिला पाती। जब से मुझे तलवार संप्रदाय से जबरन ले जाया गया था, तुम हमेशा मेरे सबसे घृणित दुश्मन रहे हो। तुम विश्वासघात की बात कैसे कर सकते हो? लीलावती ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे तुम कभी तलवार संप्रदाय की सदस्य थी या नहीं, क्योंकि तुम वर्मा परिवार की सदस्य हो, तुम मेरे ठाकुर परिवार की सदस्य हो। मेरा ठाकुर परिवार तुमसे जो भी मांगे तुम्हें उसका पालन करना होगा। सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही लीलावती ने बोलना समाप्त किया, एक तरफ से एक ठंडी आवाज आई। हर कोई देखने के लिए मुड़ा और देखा कि ठाकुर विक्रमादित्य का दिव्य चेतना अवतार एक स्थानिक दरार से उभरा। उपाध्यक्ष दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार नीचे उतरने के बाद ठाकुर परिवार के योद्धाओं ने तुरंत मामले की सूचना ठाकुर विक्रमादित्य को दी। खबर मिलने पर ठाकुर विक्रमादित्य ने भी तुरंत जगह को फाड़ दिया, अपना खुद का एक दिव्य चेतना अवतार नीचे भेज दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर, यह मेरे ठाकुर परिवार और कनिष्क परिवार के बीच का निजी मामला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हस्तक्षेप न करें। ठाकुर विक्रमादित्य ने उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार को देखने के लिए मुड़कर उदासीनता से कहा। ठीक है उपाध्यक्ष दिवाकर, मैं भी सुझाव देती हूं कि आप हस्तक्षेप न करें। हमें इसे स्वयं सुलझाने दें। चूंकि तर्क काम नहीं करेगा, तो देखते हैं कि किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। एल्डर योगिता तुरंत सहमत हो गई। सज्जनों, कृपया हमारी मानव जाति की भलाई पर विचार करें और व्यक्तिगत द्वेष को एक तरफ रख दें। हमारी मानव जाति हो गई। सज्जनों, कृपया हमारी मानव जाति की भलाई पर विचार करें और व्यक्तिगत द्वेष को एक तरफ रख दें। हमारी मानव जाति एक गंभीर स्थिति का सामना कर रही है। आइए तुच्छ व्यक्तिगत शिकायतों पर आवेग में कार्य न करें। अपनी ताकत को इन अनावश्यक झगड़ों पर बर्बाद करने के बजाय आइए हम सब मिलकर उस दानव सेना को बाहर निकालें जिसने हमारे मानव क्षेत्र और मातृभूमि पर आक्रमण किया है। उपाध्यक्ष दिवाकर ने ठाकुर विक्रमादित्य के दिव्य चेतना अवतार और एल्डर योगिता को देखा और गंभीरता से कहा। उपाध्यक्ष दिवाकर, हमारे ठाकुर परिवार के एक तिहाई योद्धा सीमा पर दानव सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यह मानवता की सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? आप हमारे ठाकुर परिवार से और क्या चाहते हैं? हमारे ठाकुर परिवार के योद्धा मानवता के लिए अग्रिम पंक्ति पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि दिव्या पवन महल केवल हमारे ठाकुर परिवार के क्षेत्र को परेशान करता रहता है और हमारे वंशजों को मारता रहता है। उपाध्यक्ष दिवाकर, यदि आप इन काली भेड़ों को खत्म नहीं करते हैं, तो हमारा ठाकुर परिवार मानवता की सेवा करने में कैसे सहज महसूस कर सकता है? मुझे डर है कि अग्रिम पंक्ति पर दानव सेना के खिलाफ लड़ते हुए हमें अभी भी चिंता करनी होगी कि क्या हमारी मातृभूमि को पीछे से नीचे ले जाया जाएगा। ठाकुर विक्रमादित्य ने उपाध्यक्ष दिवाकर को देखा और उदासीनता से कहा। ठाकुर विक्रमादित्य, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा दिव्या पवन महल केवल तुम्हारे ठाकुर परिवार को परेशान करता है? यह सुनकर एल्डर योगिता ने उपहास किया। यदि तुम्हारे ठाकुर परिवार ने हमें उकसाया नहीं होता, तो क्या हम तुम्हें परेशान करते? इसके अलावा यह केवल तुम्हारे ठाकुर परिवार के योद्धा नहीं है जो अग्रिम पंक्ति पर दानव सेना से लड़ रहे हैं। सैकड़ों साल पहले हमारे दिव्या पवन महल के लगभग सभी आरोहण लोग विशेषज्ञ दानवों से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति पर गए थे। मानवता की खातिर हमारे दिव्या पवन महल ने कितनी भारी कीमत चुकाई, हमने कितना बड़ा योगदान दिया। अग्रिम पंक्ति पर युद्ध में मारे गए आरोहण लोग विशेषज्ञों में से 2/3 से अधिक को वापसी की यात्रा पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों के खिलाफ लड़ रहे थे। अग्रिम पंक्ति पर जाने वाले हमारे दिव्या पवन महल के लगभग सभी आरोहण लोग विशेषज्ञ मिटा दिए गए। हमारे दिव्या पवन महल की शानदार उपलब्धियां तुम्हारे शब्दों में बेकार हो गई हैं। जैसे कि हमारा दिव्या पवन महल आंतरिक कलह को छोड़कर पूरी तरह से बेकार है। ऐसा लगता है जैसे पूरी मानव जाति में केवल तुम्हारे ठाकुर परिवार के योद्धा दानवों से अग्रिम पंक्ति पर लड़ रहे थे। ठाकुर विक्रमादित्य, तुम हमेशा की तरह बेशर्म और नीच हो। दिव्या पवन महल और ठाकुर परिवार दोनों ही हमारी मानव जाति के महान योगदान करता है। हम उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। उपाध्यक्ष दिवाकर ने गंभीरता से कहा। यही कारण है कि मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं कि ऐसे तुच्छ मामलों को एक छोटे तर्क का कारण न बनने दें। अन्यथा आप हमारे पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने अग्रिम पंक्ति पर अपनी जान जोखिम में डाली। अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई वर्तमान में तीव्र है और वह बस आंतरिक मानव मामलों से निपटने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं छोड़ सकते। ठाकुर परिवार और दिव्या पवन महल अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संस्थाएं हैं और यहां तक कि वह दाव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में इन दो परिवारों से जुड़े मामलों से निपटना बेहद मुश्किल पाते हैं। मानव जाति की भलाई के लिए यहां तक कि उन्हें दाव संघ के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष को भी उन्हें विनम्रता से मनाना पड़ता है। उपाध्यक्ष दिवाकर, बकवास बंद करो। चाहे तुम कुछ भी कहो, ठाकुर परिवार कभी भी दिव्या पवन महल द्वारा हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण के इस मामले को बिना सजा के नहीं जाने देगा। यदि तुम अग्रिम पंक्ति पर हमारे सैनिकों के मनोबल को हिलाना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि तुम हस्तक्षेप न करो। ठाकुर विक्रमादित्य ने अधीरता से कहा। उपाध्यक्ष दिवाकर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। ठाकुर विक्रमादित्य ने उन्हें अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा की TFT 555 देने की हिम्मत की। TFT TT 5 टू ठाकुर विक्रमादित्य का मतलब साफ था। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत की, तो अग्रिम पंक्ति पर ठाकुर परिवार के सैनिक अब मानव जाति की सेवा नहीं करेंगे। परिणाम जो भी हो, ठाकुर परिवार परवाह नहीं करेगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरी मानव जाति की सुरक्षा को खतरे में डालना उपाध्यक्ष दिवाकर के लिए असहनीय था। हालांकि ठाकुर परिवार बहुत शक्तिशाली था और वर्तमान भयानक स्थिति में वह उनके खिलाफ शक्तिहीन थे। जूनियर बहन योगिता, घबराओ मत, सीनियर बहन तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है। ठाकुर विक्रमादित्य ने उपाध्यक्ष दिवाकर को नजरअंदाज कर दिया और उनके सामने सीधे ठाकुर वीरेन को आदेश दिया। ठाकुर वीरेन, हमला करो, उन सभी को मार डालो जो मेरे ठाकुर परिवार के क्षेत्र को बिना किसी दया के परेशान करते हैं। ठाकुर विक्रमादित्य, तुम! ठाकुर विक्रमादित्य के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर आग बबूला हो गए।
ठाकुर विक्रमादित्य का आदेश प्राप्त करने के बाद ठाकुर वीरेन ने तुरंत उत्तर दिया, जी कुलपति। इसके साथ उसने युद्ध संरचना की शक्ति जुटाई और एल्डर योगिता पर हमला कर दिया। इस समय के दौरान ठाकुर परिवार से कई और अर्धचरण दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञ पहुंचे। इस बार ठाकुर परिवार के आरोहण लोक के शिखर और अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ लगभग सभी वहां थे। वर्मा परिवार के ऊपर पहुंचे आरोहण लोक के शिखर और अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या 1000 से अधिक थी। इतनी शक्तिशाली सेना के सामने यहां तक कि एल्डर योगिता जैसी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए भी अकेले विरोध करना मुश्किल होगा। तभी एक आकृति अचानक चमकी और वर्मा परिवार के ऊपर हवा से प्रकट हुई। जूनियर बहन योगिता, घबराओ मत, सीनियर बहन तुम्हारी मदद के लिए यहां है। एल्डर योगिता पीछे मुड़ी और देखा कि एल्डर विदुषी आ गई थी। एल्डर विदुषी को देखकर ठाकुर विक्रमादित्य और उपाध्यक्ष दिवाकर दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पाया कि एल्डर विदुषी पहले ही एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थी। एल्डर विदुषी, तुमने दिव्य विकास लोक में कब प्रवेश किया? उपाध्यक्ष दिवाकर ने आश्चर्य और खुशी दोनों के साथ पूछा। उपाध्यक्ष दिवाकर, मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। एल्डर विदुषी ने उपाध्यक्ष दिवाकर को नजरअंदाज करते हुए कहा और सीधे ठाकुर परिवार के योद्धाओं पर टूट पड़ी। उपाध्यक्ष दिवाकर अब पूरी तरह से बेकार थे, जिससे एल्डर विदुषी उन्हें कुछ नापसंद करने लगी थी। इसके अलावा अब हर कोई दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था और एल्डर विदुषी अब उपाध्यक्ष दिवाकर को उसी विस्मय में नहीं रखती थी जो वह कभी रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उपाध्यक्ष दिवाकर के साथ व्यवहार करके अपनी कमाई में देरी नहीं करना चाहती थी। इस बार विराट ने उन्हें उनकी मदद के भुगतान के रूप में एक दुर्लभ आदिम जादुई खजाना की पेशकश की थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना था और अपना चेहरा नहीं खोना था। अन्यथा यदि उन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो विराट अगली बार उन्हें फिर से आमंत्रित नहीं कर सकता है जब ऐसा अच्छा अवसर होगा और वह एक बड़े नुकसान में होंगी। एल्डर विदुषी के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में थोड़ी अजीब थी। वह संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाए थे, लेकिन अंत में अपमानित दिखे। दाव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में वह वास्तव में एक तरह से हारे हुए थे। वास्तव में सच कहा जाए तो यदि वह दाव संघ के उपाध्यक्ष नहीं होते तो ठाकुर विक्रमादित्य उन जैसे शीर्ष विशेषज्ञ का इतना अनादर करने की हिम्मत कभी नहीं करते। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह दाव संघ के उपाध्यक्ष थे, जो पूरी मानव जाति की सुरक्षा अपने कंधों पर उठाते थे कि वह बहुत सी चीजों से विवश थे जिससे उन्हें प्रतिबंधित महसूस होता था। यदि वह अपनी सभी चिंताओं को एक तरफ रख सकते तो अपनी शक्ति के साथ पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कौन उन्हें तेवर दिखाने की हिम्मत करेगा। हालांकि उपाध्यक्ष दिवाकर अभी भी बहुत सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे कि एल्डर विदुषी ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। एक के बाद एक दिव्या पवन महल की शक्तिशाली हस्तियां दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर रही थीं। ऐसा लगता है कि दिव्या पवन महल ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए किसी तरह के शॉर्टकट में महारत हासिल कर ली है, जो सफलता दर को काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा दिव्या पवन महल की ताकत पिछले 20 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। यह अज्ञात है कि दिव्या पवन महल को किस तरह का बड़ा अवसर मिला है जिससे उनकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ सकी। हालांकि किसी भी मामले में यह मानव जाति के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जब ठाकुर विक्रमादित्य ने एल्डर विदुषी को प्रकट होते देखा और यहां तक कि देखा कि एल्डर विदुषी ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है तो उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हालांकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एल्डर विदुषी के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद दिव्या पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका भी आ गई। दिव्या पवन महल से एकमात्र दिव्य विकास लोक स्तर का योद्धा जो उपस्थित नहीं था वह सूर्यवीर था। इस पल ठाकुर विक्रमादित्य के चेहरे को अब पीला नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने मूल रूप से ठाकुर परिवार और वर्मा परिवार के बीच के स्थानिक मार्ग पर भरोसा किया था, जिसने ठाकुर परिवार के योद्धाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ठाकुर परिवार से लगातार आने की अनुमति दी, इसलिए वह निडर थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्या पवन महल से सहायता बल लगातार आ सकते थे। इसके अलावा दिव्या पवन महल जिन बलों को स्थानांतरित कर सकता था वे सभी दिव्य विकास लोक स्तर के थे, जबकि उनका असली शरीर अभी भी आकाश में पूरी गति से उड़ रहा था, वर्मा परिवार के रास्ते पर। वर्तमान दर पर जब तक उनका असली शरीर आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे दिव्या पवन महल के पास वास्तव में एक स्थानिक व्यूह है। ठाकुर विक्रमादित्य ने एक बेहद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ महारानी रेणुका और अन्य को घूरा। उन्हें काफी यकीन था कि दिव्या पवन महल के ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ दक्षिणी महाद्वीप से इतनी जल्दी आने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने पौराणिक स्थानिक व्यूह का उपयोग किया था। अन्यथा वह दक्षिणी महाद्वीप से वर्मा परिवार तक तुरंत पहुंचने का कोई अन्य तरीका नहीं सोच सकते थे। यह जांच होना चाहिए कि दक्षिणी महाद्वीप वर्मा परिवार के क्षेत्र से पूरे 250 खरब मील दूर था। हाँ, ठाकुर विक्रमादित्य, हमारे दिव्या पवन महल के पास स्थानिक व्यूह है या नहीं यह तुम्हारा काम नहीं है। एल्डर योगिता ने उपहास किया। जैसे ही वह बोली उनके हाथ नहीं रुके। ठाकुर परिवार के योद्धाओं पर एक के बाद एक तलवार से वार करते रहे। यद्यपि ठाकुर परिवार के योद्धा संख्या में अधिक थे, वे दिव्या पवन महल के 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सके। महारानी रेणुका, एल्डर योगिता और एल्डर विदुषी के हमलों के तहत ठाकुर परिवार के योद्धाओं द्वारा बनाई गई युद्ध संरचना जल्दी ही बिखर गई। पीछे हटो, यह देखकर ठाकुर विक्रमादित्य केवल एक गंभीर चेहरे के साथ आदेश दे सकते थे। लड़ाई जारी रखने से ठाकुर परिवार को भारी नुकसान होने की संभावना थी। यह सुनकर ठाकुर वीरेन और अन्य ठाकुर परिवार के योद्धाओं ने राहत की सांस ली और जल्दबाजी में स्थानिक मार्ग की ओर पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटते समय ठाकुर वीरेन का दिल चिंता से धड़क रहा था। एक महिला के लिए विराट के साथ उसकी लड़ाई के कारण पूरा मामला बेअरहज गया था। उसे डर था कि जब वह ठाकुर परिवार लौटेगा तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। महारानी रेणुका, एल्डर योगिता और एल्डर विदुषी ने ठाकुर परिवार के योद्धाओं का पीछा किया, लेकिन जब वे स्थानिक मार्ग के पास पहुंचे तो रुक गए। स्थानिक मार्ग के पास लड़ना बेहद खतरनाक है। यदि वे एक भी गलती करते और तलवार की किरण मार्ग में गिर जाती तो यह संभवतः पूरे मार्ग को विस्फोट कर सकता था, जिससे एक और भयानक स्थानिक तूफान शुरू हो सकता था। अराजक रसातल के स्थानिक तूफान का अनुभव करने के बाद वे अभी भी इसके आतंक का खौफ रखते थे। जबकि 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ एक और स्थानिक तूफान से बच सकते थे, दिव्य विकास लोक से नीचे के लोग इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। इसलिए जब ठाकुर वीरेन और अन्य ठाकुर परिवार के योद्धा स्थानिक मार्ग के पास पीछे हट गए तो दिव्या पवन महल के 3 सदस्य केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि वे स्थानिक मार्ग के माध्यम से निकल गए थे। बूढ़े दिवाकर, एक दुर्लभ मेहमान। महारानी रेणुका, यह मामला आज खत्म नहीं हुआ है, तुम सब बस इंतजार करो। जाने से पहले ठाकुर विक्रमादित्य ने महारानी रेणुका को तीव्रता से घूरा, एक कठोर धमकी दी। उनका दिव्य चेतना अवतार फिर जगह फाड़कर चला गया। यह सुनकर महारानी रेणुका पूरी तरह से निर्दोष महसूस कर रही थी। वह आने वाली अंतिम थी तो ठाकुर विक्रमादित्य ने उन्हें निशाना क्यों बनाया जब उन्होंने अंततः अपनी धमकी दी। उन्हें विराट के कार्यों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। उन्हें बाद में विराट से बात करनी होगी और कुछ मुआवजे की मांग करनी होगी। वह विराट को अपनी खातिर दोष नहीं लेने दे सकती थी। जब से उन्होंने विराट से उस मध्यम श्रेणी के आदिम लंबी तलवार जादुई हथियार का आदान प्रदान किया था, उनके पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई थी। दिव्या पवन महल की स्वामिनी के रूप में वह तलवार संप्रदाय से मिशन स्वीकार करने और दिव्या पवन महल के अन्य बुजुर्गों और शिष्यों की तरह योग्यता अर्जित करने के लिए खुद को नीचे नहीं गिरा सकती थी। यदि वह दिव्या पवन महल की प्रतिष्ठित स्वामिनी खेती करने जाती तो उनका चेहरा कहां होता। इसलिए वह विराट से अधिक पैसा निचोड़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दृढ़ थी। अपने लिए कुछ साधना संसाधन अर्जित कर रही थी। इसके अलावा चूंकि वह यहां आने के लिए इतनी हद तक गई थी, वह वर्मा परिवार के खजाने और संसाधनों को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उन्हें विराट के साथ साधना संसाधनों के बदले कुछ वापस लेना था। ठाकुर विक्रमादित्य, ठाकुर वीरेन और अन्य ठाकुर परिवार के योद्धाओं के पीछे हटने के बाद हर कोई अराजक तरीके से इधर-उधर भागने लगा। युग वर्मा की वर्मा परिवार की शाखा ने ठाकुर परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे और वहां रहना जारी नहीं रख सकते थे। इसलिए युग वर्मा और वर्मा परिवार की उनकी शाखा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और तलवार संप्रदाय में स्थानांतरित होने की तैयारी करने लगे। इस बीच दिव्या पवन महल की स्वामिनी, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता वर्मा परिवार का खजाना खोलने और चीजें चुराने में व्यस्त थीं।
विराट ने मूल रूप से शार्दुल को वर्मा परिवार के खजाने और संसाधनों को लूटने के लिए भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन यह देखकर कि महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर योगिता ने पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, उनके पास योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह शार्दुल और महारानी रेणुका तथा अन्य दो को इन खजानों और संसाधनों को जब्त करने नहीं दे सकता था, अन्यथा एल्डर योगिता के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद मौके पर ही शार्दुल को पीट देंगी। हर कोई अपने अपने मामलों में व्यस्त था और पूरा वर्मा परिवार एक अराजक स्थिति में था। जहां तक उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार का सवाल है, जो अभी भी एक तरफ खड़ा था, उसे सभी ने पूरी तरह से भुला दिया था। इस दृश्य को देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर अपनी हताशा में अपना माथा रगड़ने से खुद को नहीं रोक सके। ओह अच्छा, उन्हें बस जल्दी से निकल जाना चाहिए। वह यहाँ रहने की जहमत नहीं उठा सकते थे। वर्मा परिवार की वर्तमान दुर्दशा उनकी अपनी गलती थी और वह हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी थे। दिव्या पवन महल को जो चाहे करने दो। दिव्या पवन महल की महिलाएं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थीं और वह जाकर खुद को मूर्ख बनाने के लिए बहुत आलसी थे। सूर्यवीर के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करना अधिक उचित था। यह सोचते हुए उपाध्यक्ष दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार जगह फाड़कर अगले ही पल दक्षिणी महाद्वीप के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। दक्षिणी महाद्वीप से परे ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में सूर्यवीर लगन से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। अनगिनत तेज तलवार की रोशनी ने ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश को काट दिया। उनके मद्देनजर अरबों मील की स्थानिक दरारें खोल दी। जब उपाध्यक्ष दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार इस क्षेत्र में दिखाई दिया तो सूर्यवीर ने तुरंत अपनी साधना रोक दी। यो बूढ़े दिवाकर, क्या दुर्लभ मेहमान है, आज तुम्हें यहाँ क्या लाया है? सूर्यवीर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और उपाध्यक्ष दिवाकर पर मुस्कुराए। तुम छोकरे, क्या तुम मेरे प्रति थोड़ा और विनम्र नहीं हो सकते? मुझे हर समय बूढ़े दिवाकर कहना, तुम मेरा चेहरा खो रहे हो। इसके अलावा क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? उपाध्यक्ष दिवाकर ने उन्हें घूरा, नाराज होकर। ठीक है बूढ़े दिवाकर, बहुत हो गई बकवास, आज तुम्हें यहाँ क्या लाया है? सूर्यवीर ने अपना हाथ लहराया और कहा। उनके और बूढ़े दिवाकर के बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर कहना बहुत दूर का होगा। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पास कहने के लिए कुछ न हो। उपाध्यक्ष दिवाकर ने उपहास किया। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्थिति नहीं जानता? तुम तब तक नहीं आते जब तक तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण न हो। तुम्हारे जैसा व्यस्त व्यक्ति यहाँ आने और मेरे साथ चैट करने के लिए इतना स्वतंत्र नहीं होगा यदि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या मजाक है? सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यवीर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा दिव्या पवन महल के 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के साथ वर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी कर रहा है? उपाध्यक्ष दिवाकर यह पूछे बिना नहीं रह सके जब उन्होंने देखा कि यह आदमी इतना शांत और एकत्रित लग रहा था। उन्हें वास्तव में थोड़ा संदेह था कि सूर्यवीर को नहीं पता था कि आज क्या हुआ था। क्या मेरा बेटा दिव्या पवन महल के 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के साथ वर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी कर रहा है? यह कब हुआ? यह सुनकर सूर्यवीर तुरंत दंग रह गए। वह वास्तव में इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते थे क्योंकि विराट ने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था। ओह नहीं, तो तुम वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानते? उपाध्यक्ष दिवाकर ने यह देखकर अवाक होकर कहा। बूढ़े दिवाकर, वास्तव में क्या हो रहा है? मेरे बेटे ने बिना किसी कारण के 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व वर्मा परिवार में इतना हंगामा खड़ा करने के लिए क्यों किया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सूर्यवीर ने कहा, अभी भी हैरान दिख रहे थे। मैं मजाक कर रहा हूं या नहीं, तुम अपने बेटे से खुद पूछ सकते हो। उपाध्यक्ष दिवाकर ने यह देखकर अवाक होकर कहा। यह सुनकर सूर्यवीर ने नीचे देखा, हाथ बढ़ाया और सफेद वस्त्रधारी विराट को पकड़ लिया, जो तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में शास्त्र पढ़ने में तल्लीन था। सफेद वस्त्रधारी विराट, जो तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में विभिन्न शास्त्रों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस किया और अपने पिता द्वारा आकाश में उठा लिया गया। पिताजी, क्या आपको कुछ चाहिए था? सफेद वस्त्रधारी विराट ने भ्रम में सूर्यवीर से पूछा। लड़के, उपाध्यक्ष दिवाकर ने कहा कि तुमने और तुम्हारी मौसी रेणुका ने वर्मा परिवार में हंगामा खड़ा किया, क्या यह सच है? सूर्यवीर ने सफेद वस्त्रधारी विराट को देखते हुए पूछा। हाँ, यह सच है। सफेद वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। तुम छोकरे, अगर तुम वर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी करने जा रहे थे तो तुमने अपने बूढ़े बाप को क्यों नहीं बुलाया? महारानी रेणुका और अन्य को परेशान क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बूढ़ा बाप उनसे कम महत्वपूर्ण है? सूर्यवीर ने सफेद वस्त्रधारी विराट के सिर पर थप्पड़ मारा और कोसा। पिताजी, मैं बस आपकी साधना में खलल डालने से डरता था। सफेद वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर ढक लिया और मासूमियत से कहा। यह देखते हुए कि सूर्यवीर हर दिन अपनी तलवार के अभ्यास पर कितना केंद्रित थे, वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण न हो। उसने अपने पिता को परेशान न करने की पूरी कोशिश की। वास्तव में यदि यह तथ्य नहीं होता कि बाद में ठाकुर परिवार में बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे और एल्डर योगिता उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती थी, तो वह दिव्या पवन महल की स्वामी को परेशान भी नहीं करता। खलल डालने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अपना पिता भी मानते हो? तुम वर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी करने गए थे। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि ठाकुर परिवार कमजोर है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी मां को यह कैसे समझाना चाहिए? सूर्यवीर ने गुस्से में कहा। जैसे ही वह बोला, उसने सफेद वस्त्रधारी विराट को फिर से सिर पर थप्पड़ मारा। उपाध्यक्ष दिवाकर के प्रति विनम्र बनो। उनका गुस्सा विराट द्वारा दिव्या पवन महल के 3 स्वामियों का नेतृत्व वर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी करने के लिए करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि विराट ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। ठाकुर परिवार एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति थी। इस बच्चे के लिए उनके क्षेत्र में मुसीबत खड़ी करना एक अत्यंत खतरनाक मामला था और फिर भी इस बच्चे ने उन्हें इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में बताया भी नहीं था। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर आज उनके दरवाजे पर नहीं आए होते तो वह अभी भी पूरी तरह अंधेरे में होते। सूर्यवीर की फटकार के तहत सफेद वस्त्रधारी विराट ने एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने बगल में उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार पर एक नजर डाली और तुरंत अपना गुस्सा उपाध्यक्ष दिवाकर पर निकालते हुए कहा। उपाध्यक्ष दिवाकर, अगर कुछ है तो बस मुझे सीधे बताओ। मेरे परिवार का सामना करने के लिए मेरे दरवाजे पर आना थोड़ा ज्यादा है। यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर का चेहरा सख्त हो गया। लानत है, यह बाप बेटे वास्तव में एक जैसे हैं। क्या मैं, दाव संघ का प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष, वास्तव में धमकाने के लिए इतना आसान हूं? सूर्यवीर, जब से वे मिले हैं कभी भी उनके प्रति विनम्र नहीं रहे और अब उनका बेटा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। बच्चे, तुमसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ठाकुर परिवार की असली ताकत वास्तव में कितनी भयानक है। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि ऐसा लगता है कि ठाकुर परिवार को तुम्हारे हाथों कुछ नुकसान हुआ है। पहले ठाकुर परिवार वास्तव में तुम दोनों के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं गया, क्योंकि वे दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट से सावधान थे। 1 दशक से भी पहले तुम्हारे पिता सूर्यवीर के प्रयासों के लिए धन्यवाद, दानव कबीले को मध्य महाद्वीप के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट को आखिरकार राहत की सांस लेने की अनुमति मिली। लेकिन अब दानव कबीले की सेना ने अपनी रणनीति को समायोजित कर लिया है और मध्य महाद्वीप पर अपना हमला तेज कर दिया है। सीमावर्ती लड़ाइयों के तनावपूर्ण होने के साथ दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट की लगभग सभी ताकतें बंधी हुई हैं। ठाकुर परिवार शायद अब हमसे उतना सावधान नहीं है जितना पहले था। अगर वे तुम्हारे खिलाफ फिर से प्रतिशोध लेते हैं तो यह पहले जितना आसान नहीं होगा। यदि ठाकुर परिवार वास्तव में तुम्हारे खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो तुम्हारी स्थिति अत्यंत खतरनाक होगी। इसलिए मैं इस बार तुम्हारे पिता को देखने के लिए ठाकुर परिवार के प्रतिशोध से निपटने की रणनीति पर चर्चा करने आया था, न कि उनसे शिकायत करने। उपाध्यक्ष दिवाकर ने धैर्यपूर्वक सफेद वस्त्रधारी विराट को समझाया। यदि उन्होंने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया तो यह बच्चा आज की घटनाओं के कारण उनके खिलाफ द्वेष रख सकता है
यह सोचते हुए कि वह एक छोटा व्यक्ति था जो केवल लोगों की पीठ पीछे चुगली करना जानता था, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उपाध्यक्ष दिवाकर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उपाध्यक्ष दिवाकर सामान्य योद्धाओं की गलतफहमियों की परवाह नहीं करेंगे। उन जैसा कोई परवाह नहीं करेगा कि सामान्य योद्धा उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आकाश में एक ड्रैगन जमीन पर चींटियों की राय की परवाह नहीं करेगा। हालांकि विराट कोई सामान्य योद्धा नहीं था। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि यह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में व्यावहारिक रूप से अद्वितीय थी। इस बच्चे की भविष्य की क्षमता उसके पिता सूर्यवीर से भी आगे निकल सकती है। इसके अलावा सूर्यवीर के बेटे के रूप में वह दिव्या पवन महल के भीतर एक बहुत ही विशेष स्थान रखता प्रतीत होता था। दिव्या पवन महल के 3 शक्तिशाली दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उसके आदेश पर बिना किसी हिचकिचाहट के वर्मा परिवार में कहर बरपाने में उसका अनुसरण करते थे, यहां तक कि ठाकुर परिवार जैसे विशालकाय का सीधे सामना भी करते थे। दक्षिणी महाद्वीप के इस गुट के भीतर यह बच्चा सत्ता का केंद्र प्रतीत होता था। उपाध्यक्ष दिवाकर ने अनुमान लगाया कि भले ही सूर्यवीर खुद हस्तक्षेप करें, वह इतनी आसानी से 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को जुटाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जबकि महारानी रेणुका निस्संदेह सूर्यवीर की बात मानेंगी। एल्डर विदुषी और एल्डर योग्यता शायद नहीं। यद्यपि एल्डर विदुषी और एल्डर योग्यता सूर्यवीर जितनी मजबूत नहीं है, फिर भी वे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा स्थिति के मामले में वे सूर्यवीर की वरिष्ठ हैं। सूर्यवीर के लिए उन्हें इतनी आसानी से आज्ञा देना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि यह कुछ ऐसा है जो सूर्यवीर भी करने में सक्षम नहीं हो सकता है, फिर भी विराट इसे आसानी से कर सकता है। उपाध्यक्ष दिवाकर को संदेह है कि विराट के पास एक बड़ा अज्ञात रहस्य है। शायद पिछले 20 वर्षों में दिव्या पवन महल इतनी तेजी से विकसित होने का कारण इस बच्चे से संबंधित है। असीमित विकास क्षमता वाले एक मार्शल आर्ट्स जीनियस और उसके चारों ओर शक्तिशाली हस्तियों के एक बड़े समूह का सामना करते हुए उपाध्यक्ष दिवाकर की स्थिति के किसी व्यक्ति को भी उसे गंभीरता से लेना होगा। यह सुनकर विराट ने राहत महसूस की। सच कहा जाए तो वह शुरू में उपाध्यक्ष दिवाकर के अपने पिता के पास चुगली करने आने से